हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं राहुल सचवानी स्वागत करता हूं आप सभी का लर्निंग शेयर के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री का एक जो टॉपिक है पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसको वन शॉट में पूरा का पूरा करने वाले हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। तो पिछला वन शॉट जो था हमारा वो एल्डिहाइड कीटोन पे था, वो ज़्यादा लंबा हो जाता, फिर इसलिए इसको एक और टुकड़ा करके बनाया गया। ये मुझे लगता है चैप्टर का पी ब्लॉक के बाद सबसे बड़ा पूरी बुक का जो चैप्टर है वो यही है, और ऑर्गेनिक में तो फॉर श्योर यही है। तो इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट जो हैं पुराने चैप्टर्स में से काम आते हैं, लेकिन आज मैं ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा कि आपको पुराने वाले टॉपिक्स पढ़ने पड़े। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि लर्न एंड शेयर के जो एप्लीकेशन है उन पर क्लासेस चलती हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं खूब सारी, और उसके अलावा नोट्स जो हैं हैंड रिटन वो अवेलेबल हैं, जो हम फैकल्टीज़ ने ही बनाए हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी तो एग्जाम दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके जो जूनियर्स हैं आप उनसे लर्न एंड शेयर के बारे में शेयर कर सकते हो कि कंट्री में हिंदी मीडियम में इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हम लोग आपके साथ में हैं, जो जी जान से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और आर्ट्स के सेगमेंट में भी हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स आर्ट्स के हैं तो उनको आप लोग लर्न एंड शेयर आर्ट्स वाले चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, उससे हमारी बहुत हेल्प होती है। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, तो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर मैं राहुल सचवानी, स्टूडेंट्स आप लोग मुझसे इन प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर मेरा एक और चैनल है जहाँ पर मैं स्टूडेंट्स के काम का कंटेंट लाता रहूँगा, तो यहाँ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं, तो जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। मैं काफ़ी स्टूडेंट्स से इंस्टाग्राम पर बात करता हूँ। और उसके अलावा ट्विटर पर आप लोग मुझसे ज़रूर जुड़ें, ज़रूर फॉलो करें। गर्मी की छुट्टियों में जब भी आपको समय मिले अकाउंट बना करके, ट्विटर हमारे देश में एक बहुत बड़ी पावर हो सकती है, और मैं चाहता हूं कि आप और हम मिल करके उस पावर का सदुपयोग करें अगर हमें भविष्य में जरूरत पड़े तो आ जाइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नामकरण। तो आज हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं, और सबसे पहले हम इसके नामकरण की बात कर रहे हैं। तो नामकरण में दो चीजें पढ़ेंगे हम लोग, सामान्य और आईयूपीएसी नाम। तो सामान्य नाम तो देखो सामान्य है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, उसके ओरिजिन से रिलेटेड है। और आईयूपीएसी नाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कोई खास नियम जानने की जरूरत नहीं है कि नॉर्मल चेन में अगर कहीं पर COOH ग्रुप है हमारे पास में, आप देखोगे कार्बोक्सिलिक का जो हमारे पास में समूह का जो सिंबल है वो क्या है, COOH। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग कैसे लिखते हैं, C, एक इस पे O यहाँ होगा, एक OH इस तरह से होगा, और यहाँ पे खाली होगा। खाली कुछ भी हो सकता है, AR हो सकता है, R हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो हमने कहा कि इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में। तो हमारे पास में नामकरण में, आईयूपीएसी नामकरण में अनुलग्न होता है कौन सा, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री अनुलग्न। और मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, जितने भी हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप्स हैं, बोले तो प्रकार्यात्मक समूह हैं, उन सब में ये हमारे दादाजी हैं, दादाजी, इनको सबसे ज्यादा इज्जत मिली हुई है। इससे ज्यादा इज्जत किसी को भी नहीं दे रखी है हमने। तो मतलब अगर बाकी कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो हमारे पास में सामने, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम कंपाउंड में इसको ज्यादा इज्जत देंगे, नॉमेनक्लेचर में इसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। और जो अनुलग्न आएगा, 2 डिग्री अनुलग्न जो आएगा वो इसी का ही आएगा, जो कि हमारे पास में क्या होता है, ओइक अम्ल। क्या होता है स्टूडेंट्स, ओइक अम्ल, या इंग्लिश में OIC एसिड हम इसको कह सकते हैं, ओइक एसिड। और अगर चक्रीय यौगिक होता है तो थोड़ा सा नियम बदलते हैं, वो आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ देखें सबसे पहला जो है हमारे पास में HCOOH, मतलब इसमें बहुत सिंपल है कि यहाँ पर H डाल दिया अगर फर्स्ट वाले की आप बात करो तो, सेकंड वाले की करो तो CH3 डाल दिया इसकी जगह पे, ये फिर CH2 CH3 डाल दिया। ये मैं NCERT के ही एग्जांपल्स लेके आया हूँ, और वैसे 11th क्लास में जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो मैं बहुत प्रैक्टिस करवाता हूँ स्टूडेंट्स को, बहुत सारे। अभी बस क्विकली हम लोग देखेंगे। तो अब सबसे पहला जो है हमारे पास में, इसका सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, साथ साथ में आपको थोड़ा सा मैं यूज भी बता दूंगा, तो आपको अगर काम आए तो कहीं पर। फॉर्मिक अम्ल का नाम कहां से पड़ा है, चींटी से। शुरू में ऐसा कहते हैं चींटियों को मार करके इस अम्ल को बनाया गया था। हाँ भाई देखो, बेरहम लोग भी हैं इस दुनिया में, तो लाल चींटी जैसे हमको ऐसे काट के जाती है तो जलन होती है थोड़ी सी, तो वो फॉर्मिक अम्ल शायद छोड़ करके जाती है हमारी चमड़ी पर, उससे जलन सी होती है हमको। तो ये अम्ल फॉर्मिका, जो किसी और भाषा में चींटी का नाम होता है, तो उस चींटी से क्योंकि अम्ल बनता था तो इसलिए उसको फॉर्मिक अम्ल नाम दिया गया, बाकी कोई रीजन नहीं। इसी का ही नाम हम अगर आईयूपीएसी में देखेंगे तो बहुत सिंपल है, केवल एक कार्बन है तो रूट वर्ड हो जाएगा हमारे पास में मैथ, और सिंगल बॉन्ड्स ही ऑलमोस्ट, तो हम मेथेन बोलेंगे, और लास्ट में क्या लगेगा, अनुलग्न हमारे पास में ओइक अम्ल, तो क्या नाम हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। आप यहाँ पर देखेंगे मेथेनोइक अम्ल, वेरी सिंपल। अच्छा, सेकंड में आप यहाँ देखोगे तो CH3COOH, इसका सामान्य नाम है हमारे पास में एसिटिक एसिड। बहुत फेमस नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इवन जो हमारे घर पे जो सिरका होता है ना, सिरका,
कुकिंग में कितना काम में आता है, पता नहीं कितनी चाइनीज वाइनीज डिशों में भी सिरका डालते रहते हैं, विनेगर करते रहते हैं अंग्रेज लोग। तो ये बहुत काम की चीज है, हमारे घरों में भी होता है। इसका हमारे पास में आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो आईयूपीएसी नाम होगा हमारे पास में 2 कार्बन है 1 2, तो इसको हम बोलेंगे 1 नंबर, इसको हम देंगे 2 नंबर। क्यों, क्योंकि 1 नंबर वाले पर COOH जुड़ा हुआ है। इसमें ध्यान देना, जिस C पर OOH जुड़ा हुआ है ना, उस कार्बन को भी काउंट करते हैं और इसी को ही हम 1 नंबर देते हैं, फिर उसके अगले वाले को हम 2 नंबर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो क्या होगा यहां पर, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास में एथ, 2 कार्बन के लिए एथेन, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एथेन ओइक अम्ल इसका नाम हमारे पास में हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, सामान्य नामों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हालांकि कभी कभी हमसे उनके सामान्य नाम पूछ लिए जाते हैं, खास करके कार्बोक्सिलिक अम्ल में, बल्कि कीटोन में और एल्डिहाइड में भी इतना नहीं है चक्कर, यहां पर संभावना है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि बहुत ज्यादा जो संभावना है वो हमें केवल आईयूपीएसी नाम ध्यान रखने की, ठीक है। फेमस हमें ध्यान रह जाए बहुत है, बाकी नहीं तो आईयूपीएसी। अब इसका क्या है नाम 3 कार्बन वाले का, प्रोपियोनिक, क्या बोलते हैं, प्रोपियोनिक अम्ल। और यही क्योंकि 3 कार्बन है, और यहां पर हम देंगे तो प्रोपेन, और प्रोपेन है सिंगल बॉन्ड सारे के सारे, प्रो 3 कार्बन के लिए, एन सिंगल बॉन्ड के लिए प्रोपेनोइक एसिड, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो ज्यादा फर्क नहीं, प्रोपियोनिक और ये प्रोपेनोइक, ये तो सीधा ही है, ध्यान रखना है। फिर क्या है हमारे पास में 4 कार्बन है 1 2 3 4, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटाइरिक, क्या बोलते हैं, ब्यूटाइरिक अम्ल सामान्य नाम में। और इसको वहां पर क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन ब्यूट और सबके सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन, और फिर ओइक अम्ल, तो ब्यूटेनोइक अम्ल नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल हमारे पास में नाम हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास में, तो अब थोड़ा चेंज हो गया स्ट्रक्चर, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, अब इस पर एक CH3 यहां जुड़ा है, लेकिन एक CH3 नीचे जुड़ा हुआ है। और ऐसे वाले को, जिसमें आपकी कार्बन चेन में सेकंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 नीचे और जुड़ा हुआ हो अगर, तो हम क्या शब्द इंट्रोड्यूस करते हैं, आइसो शब्द इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर क्या नाम हो गया हमारे पास में, आइसोब्यूटाइरिक अम्ल। ब्यूटाइरिक क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि 1 कार्बन 2 कार्बन तीसरा कार्बन और चौथा नीचे, तो टोटल पूरे कार्बन को गिना जाता है। जैसे अगर मैं आपको इसको ड्रॉ करके बताऊं, तो कहां ड्रॉ करूं, ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, इसी में थोड़ा एडिटिंग कर देता हूं इसको। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे जो भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो यहाँ देखें सारे स्टूडेंट्स, ये ले लिया अपन ने मार्कर, तो ये है हमारे पास में हेयर दिस वन, तो COOH राइट, और फिर क्या है हमारे पास में C, यहाँ पे ये रहा C, और इस पे एक हाइड्रोजन तो है, यहाँ बनाते हैं अपन, एक CH3 यहाँ बना दो। अब एक और जो कार्बन है हमारे पास में वो मान लो यहाँ पर है। नाउ द पॉइंट इज कि टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3, सेकेंड कार्बन पर एक और मैथिल ग्रुप इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे हम लोग स्ट्रक्चर को बोलते हैं आइसो, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, आइसो। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, आइसोब्यूटाइरिक। ब्यूटाइरिक क्यों बोला, क्योंकि टोटल 4 ही कार्बन है, तो आइसोब्यूटाइरिक अम्ल। लेकिन आईयूपीएसी में नाम अपन ऐसे नहीं देंगे, बहुत सिंपल है। आईयूपीएसी में क्या करेंगे अपन भाई साहब, इसको बोलेंगे 2, तो 2 नंबर पे कौन जुड़ा, मैथिल। अब ये क्या आ जाएगा 2 मैथिल, क्योंकि मैथिल तो क्या होता है हमारे पास में 1 डिग्री प्रीफिक्स या पूर्व लग्न, इसका तो नाम के पहले लगता है, प्रतिस्थापी है, और ये हमारे पास प्रकार्यात्मक समूह है। तो 1 2 3, और ये इसको गिनेंगे नहीं, चौथे कार्बन को गिनती में आएगा नहीं, तो 2 मैथिल, और फिर क्या आ जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, 2 मैथिल प्रोपेनोइक एसिड। सिंपल है, वेरी सिंपल, क्रिस्टल क्लियर। तो अभी यहां देखेंगे, अब ये एक फेमस अम्ल आ गया आपके सामने, इसका नाम यार सीधा, इसका सामान्य नाम भी ध्यान रखना, काम की चीज है, ठीक है, काम की चीज है, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना रहा हूं मैं एक। तो ये आप देख रहे हो ना, 2 OOH है, एक यहाँ पे इथेनोइक ग्रुप है और एक यहाँ पर है। अब आईयूपीएसी तो देखो बहुत सिंपल है, इसको 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, 2 ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, एथेन डाई ओइक, 1 2 डाई ओइक एसिड, आप इसको नाम दे सकते हो। तो ये देखो, इसका हमारे पास में ऑक्जेलिक एसिड, तो ऐसे नाम है, हम पढ़ते हैं ना, इसमें कौन सा अम्ल है, उसमें कौन सा अम्ल है, सिट्रस एसिड है या ऑक्जेलिक अम्ल किसमें है, तो ये वही ऑक्जेलिक अम्ल है जो इतना ज्यादा आप पढ़ते हुए आए हो। तो ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या है, COOH, और उसी C से COOH एक और जुड़ा हुआ है, और इसका आप देखोगे एथेन डाइओइक अम्ल, इसको हम लोग नाम देते हैं। 1 2 डाइओइक लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 2 ही तो कार्बन है, तो तुमने डाई जब बोल ही दिया तो दोनों कार्बनों पर ही एक एक ओइक अम्ल होगा, बाय डिफॉल्ट है 2 ही कार्बन है क्योंकि हमारे पास में। तो ये ऑक्जेलिक एसिड का आपके पास में सूत्र है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास में, यहां पर देखेंगे आप, तो इसमें ये एक और है हमारे पास में, इसको हम लोग बोलते हैं मेलोनिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर भी ध्यान रखने की जरूरत है, मैं आपको बताता हूं। देखो सुनो, सबसे पहला ऑक्जेलिक एसिड ध्यान रखो, ये ध्यान रखना अगर, तो ऐसे याद कर लो, ये O से है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। और फिर इसके अगला मेलोनिक है, तो मेलोनिक में एक CH2 बीच में जुड़ा हुआ है, बाकी सेम है, देखो यहाँ पे भी सेम है और ये वाला भी सेम है, बीच में एक CH2 घुसा हुआ है, तो O के बाद है M मान लो, तो M वाले में बस क्या हुआ, मेलोनिक नाम है ना, इसलिए M से लिखा है मैंने, और कुछ नहीं।
तो इसमें आप बीच वाले को एक नंबर देके याद कर लो कि यार इसमें एक CH2 घुसाना है। मेलोनिक एसिड में क्या होता है, एक CH2 आता है। तो कभी अगर आ जाए भूले बिसरे तो आपको ध्यान देना चाहिए। अब इसका नामकरण कैसे करोगे IUPAC में, तो 1 2 3, 1 किसी को भी दो, इसको या इसको फर्क नहीं पड़ता, तो 1 2 3 आपने नाम दे दिया, तो ये हो जाएगा 1,3 ओइक एसिड। लेकिन कितने हैं टोटल, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन। ठीक है, तो प्रोपेन 1,3 डाई ओइक अम्ल। तो ये प्रोपेन डाई ओइक अम्ल भी लिखा है वैसे तो सीधा ही अपन ने, लेकिन 1,3 भी आप चाहो तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास में यहां पर, ये देखो अब सुनना, हमारे पास में अभी क्या था, एक देखा ऑक्जेलिक अम्ल जिसमें CH2 एक भी नहीं था, फिर हमने देखा मेलोनिक एसिड जिसमें CH2 कितना था, एक था। अब ये जो तीसरा हम देख रहे हैं इसमें दो CH2 हैं और स्ट्रक्चर वही है हमारे पास में, ये COOH है और ये भी COOH है। इसको बोलते हैं सिलिनिक एसिड, क्या बोलते हैं, सक्सिनिक, सॉरी नॉट सिलिनिक, सक्सिनिक, क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, सक्सिनिक अम्ल। तो इसके लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि सक्सिनिक एसिड में क्या है सर, इसको S से शुरू कर रखा है नाम को, और यहां पर 2 CH2 है। सुनो बढ़ रहे हैं CH2, पहले एक भी नहीं था, फिर मेलोनिक में एक आया CH2 बीच में, फिर इसमें 2 CH2 आ गए। अब अगले में आप देखोगे ना तो 3 इसमें हमारे पास में CH2 आ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा इसका इंग्लिश में, सॉरी IUPAC में इंग्लिश में नाम देख लो, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। टोटल 4 कार्बन हो गए हमारे पास में और उसको डाइओइक लिख दिया। तो इसमें भी हमने हालांकि 1,4 मेंशन नहीं किया, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। बाकी अंडरस्टूड है, ब्यूटेन डाइओइक अम्ल हम इसको बोलते हैं। अब इसके बाद में जो है हमारे पास में, इसको बोलते हैं ग्लूटेरिक अम्ल। इसको लिख लो आप G से, क्या लिख लो, G से लिख लो। इसमें क्या नोटिस करोगे, 3 CH2 हो गए हमारे पास में, 2 से 3, तो क्या है हमारे पास में, ग्लूटेरिक अम्ल। इसके लिए क्या नाम होगा हमारे पास में, 1 2 और ये 3 बीच में, तो 5 होगा कार्बन हमारे पास में, तो पेंटेन डाइओइक अम्ल उसको बोल दिया। नंबर मेंशन ही नहीं कर रहे। उसके पीछे पता है एक रीजन ये भी है, बहुत बेसिक सा रीजन है, बच्चों वाला रीजन है। COOH जो ग्रुप है हमारे पास में, ये हमेशा कॉर्नर पे होगा, ऑलवेज ऑन कॉर्नर। ये बीच में हो ही नहीं सकता यार, दिमाग लगाओ तुम, कैसे हो सकता है बीच में, तुम यहां से जोड़ोगे यहां से जोड़ोगे, अगर हाइड्रोजन हटा के कुछ जोड़ोगे तो एस्टर बन जाएगा वो, तो समझ रहे हो ना इस बात को। तो ये हमेशा ही कॉर्नर पर ही लगने वाला है, हमेशा कोने पर ही लगेगा ना, तो इसलिए यहां पे मेंशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, नहीं तो कर लो, मना कौन कर रहा तुम, समझे। अब नेक्स्ट देखो आप, यहां पे CH2 4 हो गए, तो CH2 आप देखोगे ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक CH2 बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं। क्लियर हो रही है सबको वाली बात। तो CH2 कितने हो गए, 4 हो गए सर। तो यहां पर आप देखेंगे इसका नाम है हमारे पास में, इसका नाम है एडिपिक एसिड, ये भी बड़ा फेमस है। एडिपिक एसिड का मैं आपको यूज बताता हूं। ये एडिपिक एसिड आएगा से लोग ऐसे लिखते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे लिखते हैं। तो एडिपिक एसिड का कहां यूज होता है, नायलॉन वगैरह बनाने में यूज होता है इसका। नायलॉन जो कपड़ा वपड़ा भी नहीं बनता क्या, छाते वाते भी बनते हैं जिससे अपने पास में, या आजकल वो कुछ एक कपड़े वपड़े भी आते हैं उस तरह के कपड़े के, कहते हैं नायलॉन जैसा है, नायलॉन जैसा पता नहीं, मेरे को इतनी डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन उससे एक स्पेशल तरह का फाइबर बनता है शानदार वाला, और उससे बहुत सारा कुछ बनता है। तो एडिपिक एसिड इज ऑल्सो वेरी फेमस थिंग, वेरी फेमस थिंग। तो इसकी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, कायदे से देखा जाए तो बहुत यूटिलिटी है। ये तो हमारे सिलेबस बनाने वालों ने, कमबख्तों ने पता नहीं कुछ डाला नहीं है इसमें, कह रहे कमबख्तों वाली क्लिप काट के मत भेज देना उनको, बट मेरे को दुख है, मैं दुख जाहिर करता रहता हूं उनसे कि यार थोड़ा और अच्छा बनाना चाहिए था। खैर छोड़ो, अभी तो पढ़ो एग्जाम के लिए, भविष्य में मेरे को मौका मिलेगा तो अच्छा बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट है हमारे पास में COOH यहाँ पर है, फिर CH2 है, फिर CH है, फिर इसमें COOH यहाँ पर है, फिर CH2 है, फिर COOH है, मतलब 3 COOH हैं हमारे पास में। तो आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे 1 2 3, इन तीनों को कार्बन को हम लोग ऐसे काउंट कर लेंगे हम लोग, सही बात है। तो हम कह देंगे कि यार हमारे पास में यहाँ पर देखो इसका क्या नाम हो जाएगा, तो एक कॉमन नेम तो क्या है इसका, ट्राई कार्बेलिक एसिड, या सिंपल में कार्बेलिक अम्ल इसको बोल दो। अब नाम क्या दे रहे हैं, देखो इसको प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखना एक झोल है हमारे पास में, यहाँ पे झोल क्या, थोड़ा सा समझना यार, समझने की जरूरत पड़ेगी। ये COOH है आपका, राइट, इसको आपने CH2 से जोड़ा, फिर आपके पास में CH है केवल, फिर यहाँ पे एक CH2 है, और फिर यहाँ पर COOH है, और फिर ये नीचे COOH है। अब सुनना, जब भी ऐसे 2 या 2 से ज्यादा COOH अगर एक ही हमारे पास में कार्बन चेन में आ जाते हैं ना, तो क्या होता है कि हम उनके कार्बन्स को काउंट नहीं करते, झगड़ा हो जाता है। क्यों, अगर मान लो मैं इसको 1 नंबर कार्बन कह दूं, इसको 2 कहूं, इसको 3 कहूं, इसको 4 कहूं, इसको 5 कहूं, तो ये रोएगा, ये बोलेगा इसको इज्जत दी, इसको इज्जत दी, मेरे को इज्जत नहीं दी। सही बात है, बात सही है, इसकी बात से मैं सहमत हूं। तो हमने कहा यार फिर एक काम करो, देखो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम किसी को भी काउंट नहीं कर रहे, हमने इन तीनों को काउंट कर लिया बस।
इसको भी हमने नॉर्मल एक ग्रुप की तरह मान लिया, इसको भी एक ग्रुप की तरह मान लिया, इसको भी एक ग्रुप की तरह मान लिया, किसी को इज्जत नहीं दी अपन ने। तो हमने कहा यार ये तो क्या है 1 2 3 ट्राई और फिर क्या है प्रोपेनोइक एसिड है ये हमारे पास में, सिंपल में, और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सुनना मेरी बात, यहां पर ध्यान से सुनना इस बात को, मैंने अभी गलती से प्रोपेनोइक एसिड बोला। इसमें क्योंकि हमने इन कार्बोक्सिलिक एसिड के इस कार्बन को काउंट नहीं किया है, इस कार्बन को काउंट नहीं किया, इसको भी नहीं किया, इसको भी नहीं किया, इसलिए इनके नाम के आगे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल लगाते हैं। इसलिए ये वाला एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो अगर हम वो लगाई दें, क्या अगर हम काउंट ही कर लें उसको, तो फिर ओइक एसिड लगा दो, फिर कार्ब बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि यहां पर इन तीनों के कार्बन को काउंट ही नहीं किया गया, तो इसलिए हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल यहां पर लिखते हैं। अब जैसे देखो ये वाला है हमारे पास में बेंजीन है और उस पे COOH जुड़ा हुआ है। अब ये बेंजीन का ये तो C तो काउंट नहीं हो रहा, कायदे से तो नहीं काउंट हो रहा, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन IUPAC ने भी दया खा करके इसका जो फेमस नाम है उसको स्वीकार कर लिया, तो इसको बेंजोइक एसिड भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। तो इसका सामान्य नाम बेंजोइक एसिड है, IUPAC में भी इसको हम लोग बेंजोइक एसिड बोल लेते हैं, या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल आप चाहो तो पूरा का पूरा बोल सकते हो, कोई मना ही नहीं है। फिर आप देखो यहां पर क्या है, CH2COOH बेंजीन है हमारे पास में, फिर कार्बन है और फिर COOH है, तो इसका हमारे पास में जो सामान्य नाम है वो क्या है, फेनिल एसिटिक अम्ल। अब देखो कैसे, फेनिल तो इसको बोल दिया, जब बेंजीन रिंग हमारे पास में प्रतिस्थापी की तरह लगती है तो इसको फेनिल बोल दिया, और क्योंकि ये एसिटिक अम्ल जैसा है तो इसको एसिटिक अम्ल बोल दिया, फेनिल एसिटिक अम्ल। और इसका IUPAC नाम क्या रखा, देखो अपन ने, हमने रख दिया 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल। मतलब हमने क्या किया, हमने कहा कि यार इसको आप फंक्शनल ग्रुप ही बोलो, इसको 1 नंबर दो, इसको 2 नंबर दो। 2 नंबर पे जो जुड़ा हुआ है आपके पास में फिनाइल, उसको लिख दो, तो आपने कहा 2 फेनिल, और फिर आपने कहा इथेनोइक एसिड, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथ आ गया, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, और ओइक एसिड हो गया, तो इथेनोइक एसिड, 2 फेनिल इथेनोइक एसिड। सिंपल है यार। अच्छा नेक्स्ट देखो, ये बड़ी फेमस चीज है, इसको हम काम में भी ले चुके हैं। इसके पहले जो अपन ने 13 चैप्टर अमीन वाला जो हमने वन शॉट किया था उसमें बताया था, उसको जब अपन ने डिटेल में पढ़ा था तभी पढ़ा था। ये होता है थैलिक अम्ल। क्या कहलाता है, थैलिक अम्ल। थैले जैसा है ना, देखो ये ही पकड़ के थैला घुमान ले जाओ आप, तो सामान्य नाम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सामान्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। क्लियर है, तो थैलिक एसिड। और यहां पर आप देखोगे तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको अगर आप IUPAC नाम रखोगे तो दे सकते हो। कैसे, जैसे इसको हमने 1 काउंट किया, इसको हमने 2 काउंट किया, फिर घुमा फिर करा के 6 काउंट हो गए, तो अब क्या होगा, 1 नंबर पर कार्बोक्सिलिक एसिड है और 2 नंबर पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहां ध्यान देना पड़ेगा, ओइक अम्ल नहीं है, 1 और 2 पर कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्यों, क्योंकि इनका कार्बन काउंट नहीं हुआ है, तो इसलिए IUPAC में हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा, ना कि ओइक अम्ल लिखा। ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं 1-1 2-2 नंबर पे नामकरण के, और मैं आपको अपनी बात बताऊं तो राजस्थान बोर्ड में जब मैंने एग्जाम दिया था 5 नंबर के क्वेश्चन से नॉमेनक्लेचर के और स्ट्रक्चर बनाने के, तो 5 नंबर मुझे तो लगता है फोकट के आए थे, और सिंपल आते हैं, बहुत ज्यादा टफ बोर्ड में नहीं आते। चलें देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारे पास में कार्बोनिल समूह, कार्बोक्सिल समूह की संरचना। तो ये जो ग्रुप है हमारे पास में इसको कार्बोक्सिल समूह कहते हैं। कौन सा वाला, मैं इसकी बात कर रहा हूं, जहां पर एक तरफ C खाली है, एक तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और एक तरफ OH हमारे पास में जुड़ा हुआ है। तो ये इसकी हमारे पास में स्टूडेंट संरचना है। इसको आप देखोगे ना, तो यहाँ पे जो आपके पास में बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का है, ये 120, ये दिस इज योर 120 डिग्री। फिर देखोगे sp2 संकरित कार्बन है, तो ये जो हमारा कार्बन है E/sp2 संकरित है। sp2 संकरित कार्बन मतलब उसमें s कैरेक्टर sp3 से ज्यादा है, s कैरेक्टर ज्यादा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा जोर से खींचेगा, बस और कुछ नहीं। अब क्या है उसके बाद में आकृति और त्रिकोणीय समतली। आकृति कैसी है इसकी, हमारे पास में त्रिकोणीय समतली। त्रिकोणीय समतली का मतलब हो गया, ये A चीज यहां पर है मान लो, ये B चीज यहां पर है और ये C चीज यहां पर है, और एक कुछ है बीच में, मान लो जैसे जुड़े हुए O चीज बीच में, तो मान लो ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, और नहीं 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 न न न न गलत लाइन खींच दिया भैया, ध्यान नहीं है आपका, ये ऐसे, तो इसको आप ऐसे कनेक्ट कर दो, क्या बन रहा है, त्रिकोण बन रहा है, एक ही समतल में बन रहा है ऐसे, और सबके बीच में 120 120 120 डिग्री के कोण है हमारे पास में। नेक्स्ट देखोगे आप, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे कार्बोक्सिल कार्बन, मतलब ये जो कार्बोक्सिल समूह है इसका जो कार्बन है इसकी बात हो रही है। कार्बोनिल कार्बन से निम्नलिखित अनुनादी संरचनाओं के कारण कम इलेक्ट्रॉन रागी होता है। इसका इलेक्ट्रॉन रागी स्वभाव कम होता है, मतलब
इलेक्ट्रॉनों से मोहब्बत इसको थोड़ी सी कम होती है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इसमें हमें अनुनादी संरचनाएं हमें देखने को मिलती है, तो थोड़ा सा स्टेबल ज्यादा होता है। कैसे? जैसे समझना, ये कार्बन है और हम एक काम करते हैं, थोड़ा डिफरेंट बना लेते हैं स्ट्रक्चर को। समझना, इस पॉइंट को समझेंगे सारे स्टूडेंट्स ना। यहाँ देखें, तो हमने कहा यार ये कार्बन है, ये हमारे पास में डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है इसके पास में यहाँ पे, और ये दिस इज योर ऑक्सीजन लेट्स से, एंड दिस इज व्हाट? OH, राइट। अब सुनना, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं, इस पे भी करेक्ट। इसने एक बॉन्ड यहाँ, इसने एक बॉन्ड यहाँ बना रखा है, इसने दोनों बॉन्ड कार्बन से बना रखे। तो अब होता क्या है, ये भिखमंगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये कहता है ऐसी की तैसी मेरे को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये ले जाता है, भाग जाता है, इसका लोन पेयर ये खा जाता है। अब फिर ये कार्बन रोने लग जाता है, कहता है यार मेरे को 4 बॉन्ड चाहिए थे, तू ले गया मेरा, धोखा कर दिया तूने मेरे साथ। तो ये ऑक्सीजन कहता है यार तू मेरे ले ले, तू चुप कर, मेरे पास पड़ा है लोन पेयर एक्स्ट्रा, तू ले ले, चल तू काम में ले, तू रो मत। तो ये एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। फिर इसका दूसरा ही हमारे पास में जो अनुनादी संरचना है वो देखने को मिलती है। कैसे? कि ये वाले ऑक्सीजन से बना रखा है इसने बॉन्ड, और इस पे क्या है? नेगेटिव का चार्ज आ रखा है। फिर इस वाले को देखते हैं हम, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया है, लेकिन पंगा क्या आ गया है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि इसका लोन पेयर एक यहाँ शिफ्ट हो चुका है। तो फिर वहां पे लफड़े हो जाते हैं, बोले यार चार्ज लेके हमको बैठना नहीं था, तुम धोखा किए हमारे साथ। तो ये बोलता है मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि ये भी रो ही रहा होता है। और ये तो चलो फिर भी एक बार के लिए स्टेबल है, लेकिन ये तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज तो बर्दाश्त हो ही नहीं सकता ना। फिर ये कूद जाता है वापस। तो हमें क्या देखने को मिलता है? अनुनाद देखने को मिलता है। अब अनुनाद का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी। अब सुनना, ये वाला थोड़ा हमारे पास में अनुनाद के कारण स्थायी है, जबकि अगर हम देखें ये हमारे पास में कार्बोनिल समूह है। अब यहां पर कोई अनुनाद नहीं है, यहां पर ये कार्बोनिल समूह है और एक कार्बोक्सिल समूह है। तो हम कह रहे हैं कार्बोक्सिल कार्बन जो है हमारे पास में, कार्बोनिल कार्बन से निम्नलिखित अनुनादी संरचनाओं के कारण कम इलेक्ट्रॉन रागी होता है। ये इलेक्ट्रॉन रागी कम होता है, उसके पीछे रीजन है क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है ना, वो इन ऑक्सीजन्स पे जंप करती रहती है, इधर से उधर, 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 इधर से उधर जंप करती रहती है। तो स्ट्रक्चर अपने आप में थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, आप ऐसे समझ सकते हो। और इसीलिए ये इसकी तरह कूदता नहीं, मरता नहीं है जाकर के रिएक्शन करने के लिए, करता है ऐसा नहीं है, देखेंगे वो तो अपन रिएक्शंस। बट ये अनुनाद की संरचना इसमें हमें देखने को मिलती है। खैर इसको छोड़ो, इतना क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे, जहां से क्वेश्चन आएंगे वहां से बात करते हैं अपन। तो हम देख रहे हैं फटाफट से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां क्या क्या है हमारे पास में। तो पहली विधि है हमारे पास में प्राथमिक अल्कोहल व एल्डिहाइड से। अब बनाने की विधियां देखेंगे अपन, फिर थोड़े भौतिक गुणधर्म की चर्चा करनी है अपने को, और फिर हमें इनकी केमिकल रिएक्शंस की चर्चा करनी है, राइट। तो देखो सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल और एल्डिहाइड से बहुत सिंपल है। देखो समझना, आप यूं समझो, अल्कोहल से हम क्या बनाते हैं चाहे तो, मतलब ये आगे पीछे का है, ये आप हमेशा याद रखना, ये इसलिए लाइन लिख करके बता रहा हूं मैं, वापस से पहले भी बता चुका हूं मैं आप लोगों को। क्या है? अल्कोहल से आप बना लो, या तो एक काम करो आप कीटोन बना लो, ठीक है, या फिर आप बना लो एल्डिहाइड बना लो, CHO बना लो, और इससे फिर आप क्या बना लो? कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो। और उल्टा करोगे तो इससे आप ये बना सकते हो, और इससे आप चाहो तो फिर से ये बना सकते हो, या आप यूं भी कर सकते हो, इससे डायरेक्ट ये बना लो और इससे डायरेक्ट ये बना लो, ऐसा भी चल जाएगा। मतलब यहां क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये बनता है, ठीक है, और इनका हम लोग यहाँ पे कार्बन मान लो यार, है ना, कार्बन से जुड़ा हुआ है ये जो भी चीज है अल्कोहल, तो हम कह रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये बन जाता है, इसका रिडक्शन अपचयन करते हैं तो ये बनता है, और इसका अपचयन करते हैं तो ये करते हैं। अब मान लो इससे सीधा आपको ये बनाना है तो प्रबल ऑक्सीकारक लेके बना सकते हो, तो ये पॉसिबल है, ये अपन पढ़ भी चुके हैं पहले भी। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम लोग, प्राथमिक अल्कोहल और एल्डिहाइड से। अब देखो प्राथमिक अल्कोहल यहाँ पे होगा और एल्डिहाइड जो है वो यहाँ पर होगा, तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये एग्जांपल देखो यार, आप क्या कह रहे हैं हम लोग, यहाँ पर RCH2OH है हमारे पास में, 1 डिग्री अल्कोहल दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, तो पहले अपन अल्कोहल ही बोला, वैसे भी इसका ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं मतलब ऑक्सीकरण कर रहे हैं हम लोग। तो अब यार थोड़ी गणित है यहाँ पे, क्या गणित है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास में अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, CrO3 हमारे पास में, ठीक है, और ये PCC की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आप यूं समझो, अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें तो क्या होगा, सीधा आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, क्योंकि सफर लंबा है, यहां से यहां तक का सफर लंबा है थोड़ा। लेकिन अगर हम थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे यार, थोड़ा ऑक्सीकरण करा दें इसका, तो थोड़े ऑक्सीकरण में ये यहां से एल्डिहाइड तक आ जाता है,
हमारे पास में, समझ रहे हैं इस बात को, 1 डिग्री अल्कोहल वो एल्डिहाइड तक आएगा हमारे पास में। तो अब यहाँ पे मैं जैसे आपको बताऊँ पीसीसी अगर मैं केवल लूँ ना तो पता है क्या बनेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड देखो RCHO बन रहा है हमारे पास में। एक कदम लिया, एक कदम उठाया, और CrO3 से चाहे तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। बट ठीक है, यहाँ आप मान लो कि हमने एक ऑक्सीकारक लिया, यहाँ पे हमने कैसा ऑक्सीकारक लेने की कोशिश की है, मृदु ऑक्सीकारक। हालांकि CrO3 देखोगे अच्छा खासा ऑक्सीकारक है, तो वैसे तो हम इसको लिखते हैं कि मृदु में भी काउंट करते हैं, बट काफी वेबसाइट्स पर आप पढ़ोगे तो प्रबल है। तो अब हमने इसको लिया, मान लो मृदु ऑक्सीकारक को लिया, तो एल्कोहल से पहले क्या बना लिया, एल्डिहाइड बना लिया, ठीक बात है। फिर हमने क्या किया, एक और ऑक्सीकारक ले लिया हमने। अब यहाँ पे आप कोई सा ही लो, फर्क नहीं पड़ रहा, आपको दुर्बल चाहिए दुर्बल ले लो, माइल्ड ले लो, स्ट्रॉन्ग चाहिए स्ट्रॉन्ग ले लो, चल जाएगा, क्योंकि छोटी सी छलांग है, यहाँ से यहाँ जाना है, दुर्बल भी काम कर रहा है प्रबल भी काम कर रहा है, ये वाली बात है। अब देखोगे आप क्या बन जाएगा आपके पास में, RCOOH बन जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन करके तैयार हो जाएगा। अब इनकी थोड़ी एक लिस्ट बता दूं मैं आपको, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, राइट। तो यहां पर हमने इनको माइल्ड बोला है, CrO3, PCC या फेलिंग अभिकर्मक है हमारे पास में, या टॉलिन अभिकर्मक है। ये अपन इसी चैप्टर में पढ़ के आए हैं कीटोन और एल्डिहाइड के केस में। वहां पे टेस्ट थे जो हमारे पास में टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, फेलिंग अभिकर्मक और टोलन अभिकर्मक। ये अच्छे ऑक्सीकारक भी हमारे पास में, दुर्बल इसलिए भी हमने इनको काम में लिया है। अब सुनना, कायदे से तो फिर क्या हो गया कि यार ये भी दुर्बल ऑक्सीकारक हो गए और ये सारे भी दुर्बल ऑक्सीकारक हो गए। प्रबल का एग्जांपल दो फिर, तो देखो 2 प्रबल के भी मैंने एग्जांपल लिख दिए। ये हमारे पास में 2 ऑक्सीकारक प्रबल ऑक्सीकारक हैं, एक तो KMNO4 आपका पोटेशियम परमैंगनेट, और एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट, बोले तो K2Cr2O7। तो इनको भी लोगे अगर आप, और पता है मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप सीधा यहां से यहां जाना चाह रहे हो ना, तो आप प्रबल ऑक्सीकारक लो, काम खत्म करो, ये भी पॉसिबल होता है। क्लियर है सबको? अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास में CH3 CH2 8 बार, हमारे पास में CH2OH, कोई दिक्कत नहीं, कितनी कार्बन की लंबी चेन हो हमको क्या करना है। एल्कोहल ये पहचान लिया हमने, बहुत बड़े एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। हमने डाला KMNO4। अब आप मेरे को ईमानदारी से बताओ, KMNO4 अभी भी मैंने आपको बताया प्रबल ऑक्सीकारक है कि नहीं है? प्रबल ऑक्सीकारक क्या करेगा, सीधे ही ऐसी की तैसी कर देगा, मतलब सीधा ही इस OH की जगह COOH हो जाएगा हमारे पास में। तो सीधा ही क्या लिखोगे आप पीछे, COOH, बात खत्म। एल्कोहल से सीधा छलांग मार के आप कहां पहुंच जाओगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल पर पहुंच जाओगे। अच्छा, सेकंड मेथड है हमारे पास में, इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, एग्जांपल आप देखते रहना। एल्किल बेंजीनों से, तो एल्किल बेंजीन क्या होती है सर? अरे बेंजीन की खोपड़ी पर तुम बैठा दो किसी एल्किल समूह को, वो एल्किल बेंजीन हो गई तुम्हारे पास में, ये टोलुइन एल्किल बेंजीन का एग्जांपल है। क्या करना है सर इसका? तो देखो अब अपन ने फिर क्या ले लिया, यहाँ पर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, भाई साहब बहुत पावर है इसमें, और साथ में इसको हमने क्षारीय माध्यम में लिया। KOH का क्या मतलब है यहाँ पर? इसका मतलब होता है क्षारीय माध्यम में हमने KMNO4 को लिया। तो दरअसल जो KMNO4 होता है ना, वो अम्लीय माध्यम में, अम्लीय KMNO4 अलग होता है, क्षारीय KMNO4 अलग होता है। बट यहाँ पर पॉइंट ये है कि दोनों ही माध्यमों में इसकी इतनी हैसियत होती है, इतनी ताकत होती है इसमें कि ये उसका ऑक्सीकरण करा सकता है। क्लियर है? हालांकि एक बात ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, अगर हमने क्षारीय माध्यम लिया है, कीप दिस इन योर माइंड, हेड खोपड़ा, कि अगर हमने क्षारीय माध्यम लिया है तो रिएक्शन कराने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा फिर उसमें पानी डालना पड़ेगा, या अम्ल की हेल्प चाहिएगी, H+ हमको चाहिएगा। अभी समझाता हूं क्यों। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा, आपने क्षारीय माध्यम में डाल दिया इसको, अब ये समझो यार यहाँ पे भी K है, यहाँ पे भी K है, बहुत सारे पोटेशियम आ गए, अब पोटेशियम आ जाएंगे बहुत सारे मैदान में, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन तो होता है, COO तो आता है, लेकिन कुक बन जाता है। कुक क्या है भाई, खाना बनाने लग जाता है। अरे नहीं रे, ये K घुस जाता है यहाँ पे। अब यार हमको K चाहिए नहीं था, समझ रहे इस बात को? इसका ऑक्सीडेशन तो हुआ, ऑक्सीजन निकले यहाँ से, देखो इसका काम है ऑक्सीजन देना, इसका काम है ऑक्सीजन देना, हाइड्रोजन निकालना, तो वो हुआ, हाइड्रोजन निकल के 2 ऑक्सीजन ठूस दिए इसमें, लेकिन K भी घुस गया बीच में। तो यार ये खुशी नहीं हुई मेरे को इस बात की। अब क्या सर? तो अब बहुत सिंपल है, आप पानी डालो, छींटे मारो उसको, उठाओ नींद में से, तो क्या होगा, H+OH- आपने H3O+ डाला यहाँ पे, तो आप नोटिस करोगे, देखो सुनना, यहाँ पे पानी अगर आपने डाला या H+ आप थोड़ा सा अम्ल लाया इसमें, मान लो, तो एक H+ आया इसमें, जलीय विलयन है, और एक OH- आया हमारे पास में, तो होगा क्या कि ये जो K है इस OH को देख करके बावड़ा हो जाएगा, बोलेगा मैं तो जा रहा हूँ, KOH हम तो, हमारी तो पक्की दोस्ती है, पहले भी तुमने तोड़वाई दोस्ती, आई हेट यू। और ये H+ बोलेगा ऑक्सीजन को, यार अपना दोस्ती पक्की है, तो जाने दो इसको, मैं आ रही हूँ। तो H यहाँ आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा आपके पास में, जो चीज हमको चाहिए, दैट इज COOH। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आएगी, थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना सब जने। नेक्स्ट देखो इसी का एक और एग्जांपल। अब यहाँ पर आपने देखा CH3 CH2 CH3। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहाँ पे पता है क्या है, आपके मन में चलेगा कि सर यहां COOH कर देंगे, नहीं, ये गलती नहीं करनी। कितनी लंबी कार्बन चेन हो हमें उससे मतलब नहीं,
तुमको तो यही COOH ठोकना है इसमें, समझ रहे हो इस बात को। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे ना, तो देखो फिर प्रोडक्ट सेम चीज बन गई यार। फिर हाइड्रोलाइसिस करोगे, पानी डालोगे उसमें, छींटे मारोगे उसको थोड़े से अम्ल वाले, तो क्या होगा, खटेक्स है तुम्हारे पास में COOH ही बन करके मिलेगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि आप सीधा यहां लगा दो, नहीं, वो प्रोडक्ट सिमिलर ही बनता है हमारे पास में बेंजोइक एसिड। ये है 1 डिग्री 2 डिग्री एल्किल समूह ये अभिक्रिया देते हैं, 3 डिग्री एल्किल समूह ये वाली अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे, बट इसमें बस जो चीज मैंने आपको बताई वही ध्यान रखना, कार्बन चेन लंबी हो फर्क नहीं पड़ रहा, KMnO4 लिखा है आपके सामने, KOH है, फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे उसका, तो प्रोडक्ट आपके पास में सिमिलर ही मिलेगा जो कि है बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है हमारे पास में नाइट्राइल से और एमाइड से। नाइट्राइल एमाइड याद है ना, नाइट्राइल ट्रिपल बॉन्ड C और N के बीच में, और एमाइड हमारे पास में NH2 वाला। तो बहुत सिंपल है, ये नाइट्राइल का एग्जांपल है। पहला एग्जांपल किसका है, नाइट्राइल का है। अब देखो ये अपन पहले भी सीख चुके हैं, पानी डाल दिया इसके आगे अपन ने, तो ये क्या है दरअसल में, H2O जो है टूटेगा तो H+ और OH- देगा, सबको पता है। तो यहाँ पे आप इसका सबसे पहले बॉन्ड्स तोड़ेंगे, ठीक है, सबसे पहले बॉन्ड्स तोड़ेंगे तो क्या देखने को मिलेगा अपने को, बहुत सिंपल में, कि नाइट्रोजन जो है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर हमारे पास में कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये वाली चीज इसकी तरफ भागेगी, OH जो है उसकी तरफ भागेगा हमारे पास में। तो यहाँ पर हमको एमाइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, कौन सा ग्रुप है हमारे पास में, एमाइड। NH2 यहाँ आ गया और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हमारे पास में मिल गया। कैसे, अब सुनना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कैसे मिला मैं आपको समझाता हूँ। तो होता दरअसल ऐसे है कि दो हाइड्रोजन इसके पास में आ गया मान लो, और यहाँ पर NH2 बन गया, ये 2 बॉन्ड्स हमारे पास में टूट गए, 2 बॉन्ड्स हमारे पास में टूट गए, इवन 2 तो क्या, अभी तीसरा भी तोड़ने वाले, रुको तीसरा भी तोड़ेंगे। तो हुआ क्या, NH2 बन गया यहाँ पर। अब इसके पास में क्योंकि 2 वैलेंसी इसके पास में भी खाली हुई, तो यूं समझना 2 OH ग्रुप आ गए हमारे पास में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 2 OH ग्रुप एक कार्बन पर स्टेबल नहीं होते, तो एक OH और दूसरे का H निकल गए, भाग गए, पानी निकल करके भाग गए। तो हमने क्या नोटिस किया, यहाँ पर एक H2O जो पहले आया था वापस एक तो बाहर हो गया इसमें से, और 2 हाइड्रोजन उसमें जाके फिट हो गए, तो ये हमारे पास में एमाइड बन गया। अब एमाइड में से अपन ने वापस क्या किया, इसका फिर से फर्दर और H+ और OH- अपन ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, फिर फर्दर अपन ने इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया, समझ लो हाइड्रोलाइसिस, नॉट इलेक्ट्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, पानी से तोड़वा दिया। तो क्या हुआ, H+ ने फिर से इस नाइट्रोजन पर अटैक किया, इस पर लोन पेयर है देख करके, और ये OH ने हमारे पास में फिर से कहाँ अटैक किया, दूसरी तरफ अटैक किया हमारे पास में, लेकिन वहां चली नहीं उसकी, यूं मान लो आप लोग, जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी हमारे पास में। तो हुआ क्या, यहाँ पर हमारे पास में NH3 जो है फिर से बाहर आ गया, NH3 जो है हमारे पास में फिर से बाहर आ गया है, और ये जो OH है, सॉरी हमारे पास में ये जो OH है ये कूद करके कहाँ आया, इस कार्बन से जुड़ा आकर के एट द एंड, और हमारे पास में RCOOH बन गया, इथेनोइक एसिड बन गया। वही बात है पूरी की पूरी, ये नेगेटिव ये थोड़ा पॉजिटिव, और इस पर इलेक्ट्रॉन्स है तो H+ हमारे पास में कूद करके आ गया। नेक्स्ट देखोगे, अब देखो एग्जाम में मान लो ऐसे रिएक्शन अगर प्रोपेन एमाइड लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा एमाइड ही तो है तुम्हारे सामने, पानी डाल दो, पानी डालोगे, हाइड्रोजन इसके पास आएगा, NH3 बनेगा बाहर, OH जो है यहाँ आ जाएगा, हमारे पास में प्रोपेनोइक अम्ल बाहर आ जाएगा। तो H2O लिखा तो देखो NH3 तो बाहर आ गया, हाइड्रोजन लेकर के NH2 रवाना हो गया, और फिर क्या हुआ हमारे पास में वो चीज जुड़ी, तो CH3 CH2 COOH हमारे पास में बन करके तैयार हो गया। तो तैयार है हमार प्रोडक्ट, पीरोडक्ट। चले तो आगे देखें, ये हमारे पास में बेंजेनामाइड बना दिया हमने, बेंजेमाइड नॉट बेंजीन एमाइड, बेंजेमाइड। तो क्या किया हमने, CONH2 है हमारे पास में, वही C डबल बॉन्ड O है हमारे पास में, यहाँ पर NH2 है, पानी जोड़ा अपन ने, तो NH3 को हमने बाहर निकाल दिया, और OH को यहाँ पर ठूक दिया, तो अपन ने क्या बन गया हमारे पास में, बेंजोइक एसिड बन गया। दे ताली तेरी मूंछ काली, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। अच्छा अगली देखो, ग्रिग्नार अभिकर्मक से, ग्रिग्नार अभिकर्मक को हम बचपन से जानते हैं, RMGX हमको मिलता था बचपन में, क्या बताएं हम तुमको। तो अभी कुछ नहीं करना, RMGX लेना है, और आज ब्लू है, पानी 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 नहीं, पानी पानी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड डालनी इसके सामने। अब ये वाली जो रिएक्शन है कन्वर्जन में बड़ी काम आती है। तो देखो कन्वर्जन कराने का इस बार मेरे को थोड़ा समय कम ही मिला है आप लोगों के लिए, लेकिन 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 मैं सोनू भैया को बोल दिया है, सोनू भैया जो है आपको कन्वर्जन आपके एग्जाम से पहले भी अगर आप उनको बोलेंगे ना, तो 2-3 दिन का अगर गैप है आपके पास में, तो एक क्लास लेकर के केवल आपको कन्वर्जन्स करना सिखा देंगे, तो कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। देखो कन्वर्जन अब हो जाएंगे, क्योंकि रिएक्शंस आपने इतनी सारी देख ली, इतनी समझ ली ना, तो कन्वर्जन्स भी होने लग जाएंगे, टेंशन नहीं। और थोड़े थोड़े खुद से प्रैक्टिस करना, और थोड़े प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चंस वगैरह में देखोगे तो वहाँ प्रैक्टिस होगी आपकी। अब लॉजिक से आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, या आगे आप समझोगे तो सोनू भी आपको करा देंगे, टेंशन नहीं लेना, ऐप पर मस्त शानदार क्लास करा देंगे। तो यहाँ देखो अब क्या है, इसको देख करके अब देखो कुछ खोपड़ा चले नहीं तुम्हारा, रट के अगर जो स्टूडेंट जाएंगे वो फंस जाएंगे, क्योंकि भूल जाएंगे। तो रटने वाला सीन नहीं है यहाँ पे। मैग्नीशियम पर प्लस चार्ज आता है, इस पर हमारे पास में नेगेटिव होता है, इस पर हमारे पास नेगेटिव, लेकिन हेलोजन को हमको छेड़ना नहीं है अभी। अब इसको पकड़ो तुम, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या होगा साहब, क्या होगा बोलो, ये ऑक्सीजन जाएगा, मैग्नीशियम मैग्नीशियम हमको धोखा हो गया हमारे साथ,
और ये जो है हमारे पास में R जो है ये अटैक कर देगा किस पे, कार्बन पे, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन है ना तो लेके उस पर अटैक कर देगा। तो क्या बनेगा हमारे पास में, आप नोटिस करो देखो, तो R जुड़ गया C से, तो R जुड़ गया C से, राइट, R जुड़ गया C से, R जुड़ गया C से। अब इस C से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, और उससे हमारे पास में MgX भी जुड़ गया आकर के। तो ये MgX भी हमारे पास में इस ऑक्सीजन से ही जुड़ा हुआ है, यूं समझ लो आप लोग। समझ रहे समझे इस बात को, ये इससे जुड़ा हुआ है हमारे पास में। अब क्या नोटिस करोगे आप लोग, और ये डबल बॉन्ड जो दूसरा ऑक्सीजन था वो हमारे पास में ऑलरेडी जुड़ा हुआ ही है। क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को? तो इस तरह से हमारे पास में स्ट्रक्चर बनता है। अब सुनना, तो क्या है हमारे पास में नेक्स्ट, अब इससे हमें आगे बनाना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो अगर सुनना, इसमें पानी डाल दें हम लोग, पानी डाल दें फिर से, तो क्या होगा, H2O डाल दूं मैं, इसको लालच दूं, तो H2 में से H+ अलग आएगा और OH- अलग आएगा। अब होता क्या है, OH- मैग्नीशियम के साथ में ज़्यादा बनती है उसकी, और हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ में ज़्यादा बनती है, सबको पता है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन इस पे आके जुड़ेगा और MgX जो है OH के साथ रवाना हो जाएगा। तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे ये हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लिया, ये जो जिससे हमारा प्रोडक्ट बना था वो, इसको हमने पानी डाला, तो पानी डालते देख लो क्या देखने को मिलेगा कि यार बहुत सिंपल है, H यहाँ पर आ गया, H यहाँ पर आ गया, ये हमको हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल गया, और MgOH हमको यहाँ पर मिल गया। हटाओ इसको, तो खैर हमारे काम का नहीं, बट हाँ MgOH हमारे पास में यहाँ पे मिल गया, मैग्नीशियम से OH जुड़ गया और X हमारा अलग हो गया। वेरी सिंपल यार, इसमें क्या है, देखो पांचवी हमने लिख दी एसिल एल हैलाइड से। अब देखो अपन बहुत सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, लेकिन आप क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करोगे बुक के या प्रीवियस ईयर्स के तो आपकी प्रैक्टिस होगी उसमें। तो अब देखें यहाँ पर एसिल हैलाइड से, अब एसिल हैलाइड क्या चीज़ है हमारे पास में, एसिल ग्रुप होगा हमारे पास में और उसमें हेलोजन जुड़ा हुआ होगा। देखो फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा CO और ये हैलाइड जुड़ा हुआ है, देखो, और यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, R हो सकता है, AR हो सकता है, यहाँ पे किस्मत से AR है, कोई बात नहीं। तो हमने कहा ये एसिल हैलाइड है हमारे पास में, एनहाइड्राइड का एग्जांपल आगे आएगा, बताएंगे तुमको, टेंशन मत लो। अब देखो दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और करना क्या है, बहुत सिंपल है, इस Cl को बाहर निकालना है, और यहाँ पर अगर मैं OH ले आया और इस Cl को मैंने बाहर निकाल दिया, काम हो जाएगा। बात तो सही है सर, तो क्या करें ऐसा हम लोग यहाँ पर, तो देखो हम क्या करते हैं, H2O से डाला है अपन ने, पानी डाला है इसके आगे, तो होगा क्या, H+ आएगा। अब H+ जो है क्लोरीन को बोलेगा भूल गया मेरे को, HCl बनाते हैं अपन, बोले हाँ यार प्रोडक्ट हमारा जबरदस्त स्टेबल होता है तो चलो वही बनाते हैं, तो HCl बना के बाहर OH घुसेगा, यहाँ पे COOH हमारा बेंजोइक एसिड तैयार हो गया। नेक्स्ट देखो, अब इसमें R ले लिया, यहाँ पर बेंजीन रहेंगे, यहाँ पर R है, कोई फर्क नहीं है, क्या किया हमने NaOH डाला। अब सुनना, तो देखना स्टूडेंट हमारी बुक में पता है क्या लिखा हुआ है कि अगर आप इसकी जगह NaOH ले लेते हो ना, NaOH भी ले लेते हो, फिर हाइड्रोलाइसिस इसका पानी से तोड़ते हो, जल अपघटन बाद में कराते हो, तो रिएक्शन और भी शानदार तरीके से बेहतरीन नमूने से होती है। कैसे, मैं बताता हूँ, देखो यार आपको बहुत सिंपल है, क्या है यहाँ पर गणित ये है कि ये जो NaO है ना, यहाँ पर आकर के पहले तो फिट होता है, पहले तो सीधा यहाँ पर आकर के फिट होता है। देखो एक लॉजिक क्या लगेगा आपका कि सर Na को Cl से जोड़ देते हैं, बाहर निकाल दो सर, OH जोड़ देते हैं, नहीं, थोड़ा इतना शॉर्टकट नहीं होता। NaO जो है यहाँ आता है कैसे, O यहाँ घुसेगा और Na उसके पीछे आता है और HCl बाहर भाग जाता है। तो देखो पहले स्टेप में तो क्या होगा, HCl रवाना हो गया, ONa बन गया हमारे पास में, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण कह सकते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। यहाँ R पता नहीं ना कितना लंबा होगा, अगर मान लो CH3 होता तो एसिटेट आयन बोल देते हैं इसको, सोडियम एसिटेट बोल देते हैं इसको हम लोग, तो अभी पता नहीं R कितना, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है ये। अब इसका आप हाइड्रोलाइसिस कराओ, अब पानी डालो इसमें, तो पानी डालते क्या होगा, Na को याद आएंगे अपने पुराने दिन, है ना, बोले यार मैं यहाँ पे के लिए बना ही नहीं हूँ यहाँ के लिए, तो ये फिर से भाई साहब अपना उत्प्रेरक की तरह आया था, NaOH बना के रवाना हो जाएगा, H यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में सिंपल में, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण है, तो बात खत्म हो गई हमारे पास में। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है हमारे पास में प्रोडक्ट, तो वी विल नोटिस नोटिस नोटिस, वी डू नॉट नोटिस, यार क्या बात कर रहे हैं यार, अच्छा नीचे लाइन में है क्या, नीचे आ गया पूरा का पूरा। तो देखो ये कार्बोक्सिलिक आयन है हमारे पास में, पानी डाला, तो पानी डाला H+OH-, H यहाँ घुस गया, OH बन गया हमारे पास में, NaOH के साथ भाग गया, तो NaOH बन गया हमारे पास में, RCOOH बन गया हमारे पास में, दे ताली तेरी मूंछ काली, तुनुक तुनुक तुन तारा बुढ़रा, ऐसे सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो बेंजोइक एनहाइड्राइड, तो मैंने क्या बोला था, एक तो था हमारे पास में एसिल हैलाइड से, एसिल हैलाइड से, दूसरा एनहाइड्राइड से। तो एनहाइड्राइड क्या होता है सबको पता है ना, अरे पता है कि नहीं ठाकुर, कितने आदमी थे, हमको क्या पता यार। तो एनहाइड्राइड क्या होता है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं अलग अलग, उनको जोड़ दिया और पानी बाहर निकाल दिया, तो एनहाइड्राइड हो गया। कितनी बार बताया यार, कितनी बार पढ़ लिया यार बनने यार। तो देखो क्या है, एनहाइड्राइड है हमारे पास में RC डबल बॉन्ड O, फिर से O, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये R मान लो, क्लियर है क्या। सो दिस इज योर RCOOR, RCOOCOR एनहाइड्राइड।
तो यहाँ पर एक तरफ बेंजीन है हमारे पास में, एक तरफ CH3, कोई बात नहीं है, डरते थोड़ी अपन। क्या डालना है, पानी पानी पानी, बिलू है पानी 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 डाल दो उसमें। क्या करना है, इसमें बॉन्ड्स हमें तोड़ने होते हैं, कहीं से बॉन्ड तोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो जैसे मान लो हमने इसको तोड़ दिया, क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा सर। इस पे नेगेटिव चार्ज था, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पानी टूटेगा तो इससे एक तो OH माइनस बनेगा और एक हमारे पास में लेट्स से H प्लस बनेगा हमारे पास में। तो OH माइनस इससे आके जुड़ जाएगा हमारे पास में, तो बेंजीन COOH बन जाएगा, बात खत्म हो गई। तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा हमारे पास में। H प्लस है, कहाँ जाके जुड़ेगा ससुरा, इससे जाके जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3COOH, बात तो वही होगी। तो एक आपको मिल गया CH3COOH एथेनोइक अम्ल, और दूसरा आपको मिल गया बेंजोइक एसिड। क्लियर है ना यार। अब मतलब ये ऐसा याद हो जाना चाहिए ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि तुमको याद नहीं रहे लेकिन तुम्हारे सामने आए तो तुम कर दो, ये बात है बस। अब इसमें अगर आप इस कार्बन को, इस बॉन्ड को भी तोड़ लेते ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, प्रोडक्ट आपका वही बनता। प्लस को माइनस की तरफ भेजो, माइनस को प्लस की तरफ भेजो, बात इतनी सी है बस, H2O को तोड़ करके। अच्छा चलो नेक्स्ट देखेंगे, फिर से देखो क्या है, एनहाइड्राइड है हमारे पास में। क्या करना है यार, एक बॉन्ड तोड़ो उसको, ये तोड़ो। अब डबल बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, मजबूत होता है ना। तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, आगे डालोगे पानी, यहाँ डाला है देखो, चलो NaOH बोला हमको डालने के लिए। तो इसको तोड़ोगे तो ये हमारे पास में प्लस आएगा और ये हमारे पास में नेगेटिव आएगा, Na प्लस, और हमारे पास में OH जो है नेगेटिव आएगा हमारे पास में। तो एक तरफ तो OH जाएगा और एक तरफ हमारे पास में Na जाएगा, तो CH3COONA और एक तरफ OH डाल दो, देखो क्या बनता है हमारे पास में। तो एक तो बन गया CH3COONA, क्या है हमारे पास में, सोडियम एसीटेट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट, क्योंकि क्या है, ये एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन, और ये O पे नेगेटिव चार्ज होता है, सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, तो ये चार्ज में अट्रैक्शन होता है, इसलिए इस तरह का लवण जैसा हमारे पास में एक चीज बनती है। और दूसरा क्या बन रहा है हमारे पास में, अब देखो चलो मेन चीज मान लो ये बन ली, सुनना सुनना ध्यान सुनना। अब यहाँ पे इसने हमको क्या बोला कि दो दो जो है हमारे पास में CH3COONA हमारे पास में बन गया, ऐसे मान लो। क्या और कुछ नहीं बना, दोनों के दोनों टूट फूट करके CH3COO हमारे पास में बन गए, CH3COO बन गए। वैसे ये चीजें बहुत जल्दी होती है केमिकल रिएक्शन में, लेकिन अब देखो ओपन ने फिर से पानी डाल दिया इसमें। पानी डालते ही क्या होगा कि यार H जो है इस पे ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, सोडियम NaOH बन करके बाहर निकल जाएगा। तो NaOH बस एक उत्प्रेरक की तरह हमने लिया और वो उत्प्रेरक जो है बाद में रिएक्शन से बाहर आ गया हमारे पास CH3COOH बन करके, और NaOH वापस से बाहर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो फिर से तुम्हारे सामने एनहाइड्राइड रख दिया, COOO 3 O ऑक्सीजन इस तरह से, इधर CH3 इधर बेंजीन, और H2O डाल दिया हमारे पास में, तोड़ दो, एक तरफ H जोड़ दो एक तरफ OH जोड़ दो, खत्म। तो एक तरफ आपको मिल गया बेंजीन COOH बेंजोइक एसिड, और एक तरफ आपको एथेनोइक एसिड मिल गया। ये तो पिछला वाला एग्जांपल था, आई गेस पिछले वाले की तरह ही था, तो ये हमने फिर से आ गया, चलो कोई बात नहीं, सिंपल है, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये अगर आपको केवल कहीं पर सीधा ये लिखा देना और H2O दे दे तो भी समझ जाना क्या करना है, पानी को तोड़ना, काम करवा देना अपना, बात खत्म। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट है एस्टर से। एस्टर समझते हैं सारे स्टूडेंट्स, ये रहा एस्टर। एस्टर क्या होता है, RCOOR, ये एग्जैक्टली एस्टर ही लिखा हुआ है, इवन एग्जाम्पल भी नहीं है, ये तो इसका जनरल फॉर्म है, RCOOR। पानी डाला अपन ने, क्या होगा, बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड तोड़ोगे राइट। तो मान लो हमने बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड तोड़ दिया, खटक, पानी तोड़ा, H प्लस और OH माइनस। अब तुम देख लो कौन कहाँ जुड़ेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसको यहाँ जोड़ो अल्कोहल और इसको यहाँ जोड़ो आप, खत्म, काम खत्म। तो एक तो आपको मिला अल्कोहल ROH और एक मिल गया RCOOH। बस ये ध्यान रखना OH हमारे पास में कहाँ जुड़ रहा है, H हमारे पास में कहाँ जुड़ रहा है, बस ये ध्यान रखना, प्लस माइनस का माइनस का थोड़ा आइडिया लगा लेना। सेम चीज़ है, बॉन्ड तोड़ो, पानी डाल दो इसके आगे, पानी डाला है अपन ने, तो क्या होगा, H प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ पे H प्लस आ जाएगा हमारे पास में, तो बेंजेनोइक एसिड बन जाएगा हमारे पास में। CH3 पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, OH नेगेटिव, करेक्ट। तो ये देख लो क्या बना हमारे पास में, बेंजोइक एसिड आ गया और CH3OH हमारे पास में आ गया। तो लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट है हमारे पास में फिर से एस्टर है। तो क्या करोगे, यहाँ से तोड़ दिया इसको, एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, है ना। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, H प्लस आ जाएगा इसके पास में, ये क्या है, पॉजिटिव है, इसके पास में OH नेगेटिव आ जाएगा, खत्म करो। तो ये बन जाएगा CH3CH2OH अल्कोहल इथेनॉल, और ये बन जाएगा हमारे पास में 1 2 3 4 ब्यूटेन ओइक अम्ल। तो एक आ गया हमारे पास में। अच्छा सुनो सुनो सुनो, ध्यान सुनना, मेरे को लगा H2O है, H2O नहीं था, NaOH डाला था, ठीक है, NaOH डाला है अपन ने यहाँ पे। तो यहाँ थोड़ा सा झोल रहेगा, झोल क्या रहेगा, ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट्स कि टूटेगा, बॉन्ड तोड़ दो, एक तरफ हमारे पास में NaOH को जब आप तोड़ोगे तो Na प्लस और OH माइनस आएगा राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है तो Na इधर भागेगा और OH जो है इधर भागेगा हमारे पास में। तो CH3 CH2OH तो मिला अल्कोहल, बाकी क्या मिला, CH3 CH2 CH2 COONA, COONA इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है हमारे पास में, जिसमें हमारे पास में कार्बन कितने हैं, 4।
ठीक है, ब्यूटेनोइक अम्ल का सोडियम लवण इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब इसको तोड़ना है हमें, ये जो चीज है ना हमारे पास में, इसको तोड़ना है। पानी डाल दो, NaOH के साथ भाग जाएगा, क्योंकि NaOH तो वैसे भी उत्प्रेरक की तरह ही था, और H जो है जुड़ करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देगा। पानी डाला H3O+, और क्या हो गया, थोड़ा अम्ल, मतलब है ना जलीय अपघटन कराएंगे थोड़ा अम्ल पानी में, तो H3O+ तभी बनता है उससे। तो क्या देखो, ब्यूटेनोइक एसिड बन गया और NaOH फिर से रवाना हो गया। सिंपल है यार, देखो बहुत सिंपल है, मैं सच्ची बता रहा हूँ तुमको, इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं ना अपन तोड़ फोड़ की, तो ये बहुत आसान है। अब देखो भौतिक गुण है हमारे पास में, बहुत सिंपल है, अपन को 2-3 पे चर्चा करनी होती है, विलेयता, बॉइलिंग पॉइंट, बात खत्म, एग्जाम में और कुछ नहीं पूछता। चार छोटे होते हैं, गैस होते हैं, ठोस होते हैं, मच्छी जैसी बदबू होती है, फालतू चीजें, ये एग्जाम में नहीं पूछता अपन से। ठीक है, चैप्टर पढ़ते हो तो पढ़ते हैं अपन, कोई बात नहीं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमानों वाले एल्डिहाइडों, कीटोनों और एल्कोहलों से उच्च होते हैं। मतलब अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है कीटोन से, ठीक है, या फिर आप कह लो हमारे पास में जो एल्डिहाइड है CHO, राइट, और इवन जो हमारे पास में अल्कोहल हैं, ठीक है, उन सबसे उच्च होते हैं। अल्कोहल हो गया हमारे पास में, लेट्स से COH है, इस तरह से मान लो हमारे पास, तो इनसे उच्च होते हैं। क्यों होते हैं, तो इसमें क्योंकि अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती। क्यों होती है समझ लेना एक बार, कंपैरिजन करोगे अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो रट्टा मारते रहोगे बैठ करके। अब COOH का स्ट्रक्चर देखो, COOH। अब आप मेरे को बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन करते हैं, तो हमको पता है फोन करता है, और कभी कभी देखो क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं कि यार कभी कभी क्लोरीन को भी डाल देते हैं सामने कि तू भी कर जा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन वो अपन ने नहीं पढ़े अभी तक इतने एग्जांपल्स, तो भूल जाओ बोले। तो ये हमारे पास में COH है। अब देखो इस पे हमारे पास में थोड़ा नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी थोड़ा नेगेटिव है, इस पे थोड़ा पॉजिटिव है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। जैसे मान लो कोई दूसरा हमारे पास में है, लेट्स से HOC, और ये इस तरह से, ये दूसरा हमारे पास में इसी में मॉलिक्यूल है भाई, एक हमारे पास में कोई ऐसे सॉल्यूशन है, उसमें खूब सारे COOH हो सकते हैं ना भाई, एक दो थोड़ी होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है इससे प्यार मोहब्बत की बातें करता है बैठ करके, है ना। अब ये हाइड्रोजन आप देखोगे ना, इसको भी बोलेगा यार तू भी तो दोस्त है अपना, बोले हाँ मैं भी हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये ऑक्सीजन है हमारे पास, मान लो ये इसको बोलेगा हाइड्रोजन को यार तू क्या कर रहा है यार, मेरा दोस्त नहीं है, बोले हाँ हूँ मैं आपका दोस्त हूँ। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हर एक में कितने पॉइंट्स हैं, 3। ये वाला ऑक्सीजन भी कहीं और मुंह मार रहा होगा, समझ रहे हो। हर कोई जो हमारे पास में अणु है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, उसमें 3-3 हमारे पास में क्या है, पॉइंट्स हैं, केंद्र हैं जो हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। मतलब इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं। किससे ज्यादा होते हैं, कीटोन उठाओ। अब कीटोन में तो देखो क्या पंगा है, मैं आपको सच बताऊं, कीटोन का तो जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट, वो इससे भी कम होता है। मतलब इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, कीटोन को। क्यों, इसके पास तो क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर तो मान लो R समूह आ गया, यहाँ पर भी R समूह आ गया। अब हाइड्रोजन भी नहीं है, ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ना ये बना सकता है। लेकिन दूसरी चीज तो है ही नहीं ना, बनाने वाला हाइड्रोजन तो है ही नहीं कहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला हाइड्रोजन। तो ये बस यहाँ पर क्या हो जाता है, एक डायपोल क्रिएट हो जाता है। इसमें क्या है, एक डायपोल क्रिएट हो जाता है, जैसे ये नेगेटिव, ये थोड़ा पॉजिटिव। फिर मान लो कोई और हमारे पास में इसका यौगिक है इसी तरह से, तो इसमें भी क्या होगा, लेट्स से नेगेटिव, लेट्स से पॉजिटिव। तो बस ये एक द्विध्रुव है और ये एक द्विध्रुव है, ये एक डायपोल है और ये एक डायपोल है। इनके बीच में डायपोल अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, बस थोड़े से। डायपोल दैट्स इट। क्या है, फिर से सुनेंगे मेरी बात, डायपोल जो है अन्योन्य क्रिया हो रही है, बस द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से वैसे कमजोर होती है। तो ये तो वैसे ही गया, छोड़ो उसको। तो अब अगर बात करूं मैं एक बार के लिए एल्डिहाइड की बात करूं, तो एल्डिहाइड के साथ में क्या सीन है, तुम ऐसे ही समझ जाओगे यार, होशियार हो तुम सारे। अब जैसे मान लो इसमें अगर मैं चेक करूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बना सकता है, तो एक ससुरा ये और एक ससुरा ये बना सकता है। अब मान लो इसी के सामने कोई और हमारे पास में इसी तरह का यौगिक है, जैसे लेट्स से ये है हमारे पास में, सो दिस इज हाउ इट विथ। तो हमने कहा भैया जी कि ये हाइड्रोजन मान लो इससे बना लेगा, ठीक है, ये किसी और से बना लेगा, ये किसी और ऑक्सीजन से बना लेगा। लेकिन एक एल्डिहाइड में 2 ही चीजें ऐसी हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 चीजें ऐसी हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा होगी, इसमें कम होगी। क्लियर हो गई क्या सबको ये वाली बात। और एल्कोहल की अगर आप बात करोगे तो एल्कोहल में भी एक ही बॉन्ड बनेगा, इस तरह से आप देखोगे। अब देखो ये ना एग्जैक्ट क्रम नहीं है,
ठीक है, इनके बॉइलिंग के। मैंने तुमको समझाने के लिए लिख दिया, क्योंकि अल्कोहल में आप नोटिस करोगे ना तो O और H है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब जैसे मान लो किसी और का OH है ये, तो इन्होंने बॉन्ड बना लिया। मान लो किसी का और का OH है यहाँ पे, तो इन्होंने बॉन्ड बना लिया। तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। एल्डिहाइड में हमें थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है, इससे भी हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन इसमें कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को ही नहीं मिलता, और इसमें 3-3 देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से कंपैरिजन आप लोग कर सकते हो। जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उतना ही ज्यादा उसके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी, मतलब हीट लगेगी, उतना ही ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करने के लिए, गैस में बदलने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे याद रखो। अब क्या है, अधिकांश कार्बोक्सिलिक अम्ल वाष्प प्रावस्था एवं एप्रोटिक विलायकों में हाइड्रोजन आबंधित द्वितीय के रूप में उपस्थित होते हैं। तो मैं क्या बताता हूं, बहुत सिंपल है। हाँ भाई साहब, तो या तो वाष्प प्रावस्था में या फिर एप्रोटिक विलायक में। उसका मतलब ये होता है, एप्रोटिक मतलब जहां पर हाइड्रोजन नहीं दे रहे, ऐसे विलायक की बात कर रहे हैं। तो क्या कहने का मतलब, जैसे मान लो CH3, फिर हमने कहा ये C, ठीक है, इसको मान लीजिए हमने कह दिया ये है हमारे पास में, थोड़ा सा करेक्ट करते हैं इसको, कैसे बनेगा डाइमर, ये CH3, ये कार्बन, ये मान लो हमने कह दिया ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये OH है हमारे पास में, ऐसे बना रहा हूँ मैं इसको जानबूझ के, और सामने से दूसरा ऐसा ही कंपाउंड है मान लो, मतलब दूसरा मॉलिक्यूल है। तो ये CH3C, ये इसका मैंने लेट्स से OH यहाँ बना दिया, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई यहाँ पे, और यहीं पर अगर मैं सोचो क्या करूँ कि इसका मैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ बना दूँ, और इसका मैं करेक्ट करके एक बार हाइड्रोजन को लेट्स से यहाँ बना के उससे जोड़ दूँ, ये इस तरह से अगर मैं इसको कनेक्ट कर लूँ, तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ भी। अब देखो, एक COH वाला जो भी चीज़ है हमारे पास में, वो दूसरे वाले से इस तरह से जुड़ गई, तो ये डाई हो गया, सिंगल फॉर्म में अकेला नहीं मिल रहा, डाइमर के फॉर्म में मिल रहा है। तो हमने यहीं पर लिखा है, देखो कि अधिकांश कार्बोक्सिलिक अम्ल वाष्प प्रावस्था में और एप्रोटिक विलायक, एप्रोटिक विलायक मतलब जहां पे एक तरह से समझो H+ नहीं, तो यहाँ H+ जा नहीं रहा, तो उनमें हमें कैसे रूप में मिल रहा है, हमको ये द्वितीय या डाइमर के रूप में मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अपन। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है अपने पास में यहाँ पे, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ विलेयता घट जाती है। विलेयता की बात हम कर रहे हैं, तो बात जल में कर रहे हैं। लॉजिक क्या है इसके पीछे, ये अपन लॉजिक कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, या जो कीटोन और एल्डिहाइड पढ़ रहे थे उसमें सेम पढ़ा था अपन। लॉजिक क्या होता है कि जो कार्बन चेन है ना हमारे पास में, वो पानी में घुलती नहीं है, तो अगर वो कार्बन चेन लंबी हो गई तो वो तो पानी में नहीं घुलेगी। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, समझे इस बात को, एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो लंबी कार्बन चेन है वो पानी में नहीं घुलेगी, और जो हमारा कंपाउंड है वो उसकी जल में विलेयता हम बोलेंगे कि कम हो जाती है। तो शुरू के जो 3-4 हमारे पास में इसके सदस्य होते हैं वो तो पानी में शानदार तरीके से घुल जाते हैं, पूरी तरह से विलय होते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है तो विलेयता इनकी घटती जाती है। अब देखोगे आप बेंजोइक अम्ल के लिए एक ध्यान रख लेना कि ठंडे जल में लगभग अविलेय होता है। बेंजोइक अम्ल के लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब देखें आगे, देखें नेक्स्ट है हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आने की संभावना यहीं से होती है, जो हमारे नेम रिएक्शंस हैं उनमें से। तो अब इसमें पता है क्या है, जैसे हमने देखा ना COOH है, राइट। तो अब इसमें ना 4 तरह की रिएक्शंस हमें देखने को मिलती है। कौन सी? पहले तरह की रिएक्शंस में आप देखोगे जहां पे ये वाला बॉन्ड टूटता है, पहले तरह की रिएक्शंस। दूसरी रिएक्शंस देखोगे जहां पर यार यहाँ पे पार्टिसिपेशन हो रहा है, ये दूसरी रिएक्शन, मतलब ये OH ही मान लो एक तरह से रिएक्शन कर रहा है। उसी तरह से तीसरी रिएक्शन आप देखोगे कि हमारे पास में ये पूरा हिस्सा जो है पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में किसी तरह से। और चौथी रिएक्शन में आप देखोगे कि रिएक्शन इस पर हो ही नहीं रही, इस पर हो रही है, तो ये चौथे टाइप की रिएक्शन। तो इस तरह की सारी रिएक्शंस हमें समझनी है यहाँ पर। तो पहली जो रिएक्शन है वो कौन सी है, O और H बॉन्ड टूटेगा, जिसमें मतलब यहाँ पे O और H के बीच का बॉन्ड हमारे पास में टूटेगा। इसको बेसिकली बुक में अगर आप जिक्र देखोगे तो अम्लता लिखा हुआ है, तो इससे हमें इसके अम्लता के बारे में पता चलता है, एसिडिटी के बारे में, मतलब कितनी अम्ली, भैया यार H+ जितने दे पाएगा उतना बढ़िया अम्ल है, तो इससे हम अम्लता का अंदाजा लगाते हैं। तो पहला जैसे हमने बोला धातुओं और क्षारों के साथ में अभिक्रिया, बहुत सिंपल है। ये आपके पास में अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, और ये धातु के साथ में अभिक्रिया होती है। अब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ में अगर बचपन में आपने पढ़ी है तो आपको ध्यान होगा यार हाइड्रोजन गैस बनती है और लवण बनता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस है बनता है हमारे पास में
बहुत बेसिक चीज है। होगा क्या, नहीं भी ध्यान है तो कोई बात नहीं, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसको भी तोड़ लो, Na+ में तोड़ लो, और सोडियम धातु है, एक इलेक्ट्रॉन दान में देती है, पता है तुम सबको। तो Na जो है ये इस पे घुसेगा और E जो है H के साथ निकल करके अकेली हाइड्रोजन बना देगा। अब अकेली हाइड्रोजन का कोई अस्तित्व है नहीं, तो दो हाइड्रोजन मिलकर के H2 बना देंगे। और यहाँ पर इक्वेशन को अगर आप चाहो, वैसे तो बैलेंस कर रखा है मैंने, अगर 2 हटाना चाहो तो यहाँ पर भी 2 हटा करके यहाँ पर हाफ लगा सकते हो, हाफ H2 भी हमको लिख करके देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन गया हमारे पास में, बहुत सिंपल है। तो ये क्या है, सोडियम कार्बोक्सिलेट, मैंने बताया था आपको सोडियम कार्बोक्सिलेट है। अब सुनना, वैसे तो ये आयन है हमारे पास में, Na पर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ हमको पता नहीं है कि क्या चीज़ है यार, ये है ना, ये क्या चीज़ है हमको पता नहीं है। अब देखेंगे, आगे देखते हैं। अगर हमने Na की जगह NaOH ले लिया तो किससे अभिक्रिया हो गई हमारे पास में, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्षार से अभिक्रिया हो गई। कैसे होती है यार सर, बहुत सिंपल है। देखो क्या होगा, Na हमारे पास में यहाँ पर वही काम वही करना है, तोड़ दो आयनों में, इसको तोड़ दो। तो आप नोटिस करोगे यहां से हमारे पास में निकलेगा OH, है ना, एक से निकलेगा OH और एक जगह से निकलेगा हमारे पास में हाइड्रोजन। तो देखो कैसे होगा, यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH पानी बना के बाहर, Na यहां पर आके लग जाएगा। तो आप नोटिस करोगे यहां पर देखो COONA और H2O पानी बना करके बाहर। ये दरअसल कौन सी अभिक्रिया हुई मैं तुमको बताता हूं, ये क्षार और अम्ल के बीच की अभिक्रिया। जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता, राइट। ये रहा तुम्हारा लवण और ये रहा तुम्हारा जल। और वहां पे क्योंकि OH नहीं था तो H2 गैस बनी, केवल पानी बनने का स्कोप नहीं था, और यहां OH था तो पानी बन गया हमारे पास में। नेक्स्ट देखोगे हमारे पास में क्या लिया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट हमने लिया। तो यहां क्या होता है, सुनना, प्रोडक्ट सिमिलर है, Na कूदेगा वापस वहीं पर H पर। अब बस यहां पर क्या होगा, जैसे H आया, राइट, इसके पास आया, दो हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन इससे मांग लिया, एक ऑक्सीजन दे दे, H2O बना दिया। अब ये भी तो बच गया ना, CO2 तो भी बच गया, तो CO2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाती। तो ध्यान देना क्या बनेगा, RCOO और ये Na और ये H2O और CO2 हमारे पास में यहाँ पर बन गया। देखो थोड़ा सा आप इनको देखोगे, अभिकारकों को थोड़ा सा मन में ऐसे बैठाओगे, बिना देखे एक दो बार लिखोगे, मामला सेटल हो जाएगा, 2-4 रिएक्शंस कर लोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, धातु और क्षार के साथ अभिक्रिया ये हो गई हमारे पास में। इसकी प्रकृति थोड़ी बहुत क्षारीय है, इसलिए हमने इसको भी पढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल में जल में वियोजित होकर, अम्ल जल में वियोजित होकर कार्बोक्सिलेट ऋणायन तथा हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो क्या है हमारे पास में, इसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग एक बार। ये है कुछ ऐसे, कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास में, तो हमने कहा लेट्स से दिस इज योर RCOO और इसको हम लोग बोलेंगे H। तो देखो अगर इसको हम जल में डालें, जैसा कि हमको कह रहा है यार जल में वियोजित होकर के, तो हमने कहा पानी मिलाओ उसमें, चलो, तो क्योंकि अम्ल है क्या करेगा, H+ देगा, तो मैं यहाँ बनाता हूँ, तो ये H3O+ खुद में से अलग कर देगा। अब होगा क्या कि उसके साथ साथ में ये क्या बनाएगा, ध्यान समझना, ये बनाएगा स्ट्रक्चर हमारे पास में, लेट्स से RCO और ये O-, करेक्ट। इस पे हमारे पास में 2 लोन पेयर्स हैं, इस पे भी हमारे पास में लोन पेयर्स हैं 3-3, क्योंकि हाइड्रोजन वाले भी इसने अपने पास में रख लिए, H+ क्योंकि बाहर निकाला वैसे भी। तो अब देखना क्या होगा, इसमें ना थोड़ा अनुनाद चलता है, कैसे, ये यहाँ कूदता है, ये यहाँ कूद जाता है, फिर वो वहाँ चलता है। मतलब यहाँ पर आप देखोगे स्ट्रक्चर, तो ये कैसे बनेगा, इस तरह से भी आपको देखने को मिलेगा कि इस पे नेगेटिव आएगा हमारे पास में, फिर आप देखोगे यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस ऑक्सीजन पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या है, ऐसे केस में आप नोटिस करोगे यार कि ये थोड़ा स्टेबल है, क्योंकि इसमें अनुनाद है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी अम्ल है, अगर उसका हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है तो हम ये देखेंगे कि यार ये वाली चीज़ वो कितनी ज़्यादा बना रहा है, ये कितना ज़्यादा रुक रही है, तभी तो वो उतने ज़्यादा H+ दे पाएगा ना। अगर ये बना करके खुश है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। मतलब इस चीज़ को अगर मैं RCO- लिखूँ इन सिंपल, तो उसको कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे हम लोग। तो कॉन्जुगेट बेस कितना स्टेबल है, उससे पता चलेगा कि अम्ल कितना शानदार है। मतलब हम जब इसी के कार्बोक्सिलिक अम्ल के ही डिफरेंट चीज़ों में कंपेयर करेंगे ना, अभी समझेंगे, तो आपको एक बात और क्लियर होगी। और बहुत सिंपल सा एक टॉपिक, इसकी वैसे बहुत ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है, एल्कोहल फिनॉल ईथर में अच्छे से पढ़ते हैं, बाकी भी पढ़ते ही हैं। तो यहाँ देखो एक बार फिर भी मैं बताता हूँ आपको, अगर मैं इसको किस में बदलना चाहूँ, वो pK और Ka वाली वैल्यू में बदलना चाहूँ, तो K हमारे पास में होता है, हमारे पास में स्थिरांक, ठीक है, साम्यावस्था स्थिरांक होता है। तो इसको जब हम इसके लिए अप्लाई करते हैं तो K की वैल्यू क्या होती है, सांद्रता होती है हमारे पास में। तो लेट्स से H3O+ की सांद्रता और हमारे पास में RCOO- की सांद्रता डिवाइडेड बाय इन दोनों की सांद्रता, तो ये तो हो गई RCOOH की सांद्रता
और इसकी सांद्रता H2O की सांद्रता, तो H2O की सांद्रता यहाँ लिख दी। अब H2O की सांद्रता क्या चेंज होती नहीं है उस अभिक्रिया में, तो ये यहाँ आ जाती है मल्टीप्लाई में। तो K इंटू H2O की सांद्रता हम लोग करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर बचता है हमारे पास में H3O प्लस की सांद्रता और फिर ये RCOO नेगेटिव की सांद्रता और डिवाइडेड बाय RCOOH का कंसंट्रेशन। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि भाई मेरे, अरे ओ भाई मेरे, ये जो चीज़ है ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है ही वैसे भी, तो इसकी वैल्यू को अपन Ka कर देते हैं। मतलब ये क्या हो जाता है, अम्ल के लिए साम्यावस्था स्थिरांक। तो इसका वैल्यू आता है हमारे पास में ये H3O प्लस की सांद्रता, फिर ये RCOO नेगेटिव की सांद्रता और ये RCOOH की हमारे पास में कंसंट्रेशन। अब बात इतनी सी है, ये जितना वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब RCOO माइनस की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और उसका मतलब है कि वो H प्लस भी उतना ही ज्यादा देगा, मतलब शानदार अम्ल होगा। कहने का मतलब है Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अम्लता, कि कितना पावरफुल अम्ल है किस पर डिपेंड कर रहा है, Ka पर। कितना Ka का वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही अम्लता ज्यादा होगी। लेकिन पंगा कहाँ फंसता है, स्टूडेंट्स कहाँ कंफ्यूज होते हैं, तो हमारे पास में एक चीज होती है pKa या pKb, बेस के केस में pKb करते हैं और यहाँ पर pKa कर लेंगे अपन। तो pKa क्या होता है, नेगेटिव ऑफ लॉग बेस 10 ऑफ Ka। तो ये चीज क्या है असल में, अगर आप देखोगे थोड़ा सा मैथमेटिक्स की बुद्धि लगा करके माइनस को ऊपर भेजोगे तो ये है आपका लॉग बेस 10 1/Ka, राइट। तो क्या रिश्ता है Ka का और pKa का, उल्टा। Ka का और pK का क्या रिश्ता है, उल्टा रिश्ता है। इसका मतलब क्या है कि अगर Ka ज्यादा है तो इसका मतलब होगा कि pKa का वैल्यू कम है, और इसका मतलब होगा कि अम्ल शानदार है। तो pKa की वैल्यू जितनी कम होगी अम्ल उतना शानदार होगा। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। मतलब तुमको 3-4 pKa की वैल्यू दे दे, तुमसे पूछ ले तो तुमको आना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स ये वाली बात। और Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा अम्ल उतना बढ़िया, pKa की वैल्यू जितनी कम अम्ल उतना बढ़िया। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, इसलिए कंसेप्ट बताया है मैंने आप लोगों को, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास में, तो देखो बुक में हमें कुछ कुछ वैल्यूज भी गिवन है, जैसे pKa की वैल्यूज हैं। अब HCl की वैल्यू है pKa की, तो pKa जितना हमारे पास में कम है अम्ल उतना ही शानदार है। -7 बहुत कम है, अम्ल शानदार है हमारा HCl। कंपैरिजन के लिए HCl हमको दिया ताकि हम कंपेयर कर सके। अब ये हमारे पास में एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, तो CF3COOH जो है ना प्रबलतम कार्बोक्सिलिक एसिड है। देख रहे हो, सुनना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इकलौता हमारे पास में जो अम्ल है वो ऑर्गेनिक अम्ल जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है CH3COH। इसके अलावा कोई भी अम्ल जो है हमारे पास में वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो खनिज अम्ल हो सकता है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। और उन सब में भी सबसे पावरफुल जो अम्ल है ये वाला है CF3COOH। कौन सा, CF3COOH। इसके पीछे रीजन क्या है, बहुत सिंपल सा रीजन है, अभी आगे आएगा, वैसे तो वहां समझा दूंगा मैं चलो तुमको, लेकिन फिर भी वो HCl से बहुत कमजोर है। यहाँ देखो बेंजोइक अम्ल को देखोगे H प्लस देता है, लेकिन 4.19 pKa की वैल्यू काफी ज्यादा है, मतलब वीक एसिड है। सिंपल में एसिटिक एसिड को देख रहे हो तो बहुत ही बेकार एसिड है, हम खा लेते हैं इसको तो कुछ कर ही नहीं पाता हमारा ही, तो बहुत ही मामूली सा टुच्चा सा एसिड है, छोटू सा। चले देखें, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास में pKa, अगर जो वैल्यू है अगर 1 से छोटी है तो प्रबलतम अम्ल है, मजा आ जाता है, नेगेटिव में वैल्यू हो तो खुशी हो जाती है। अगर pKa की वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक है तो मध्यम प्रबल अम्ल है, pKa की वैल्यू 5 से लेकर अगर 15 तक है तो दुर्बल अम्ल है, और pKa की वैल्यू 15 से ज्यादा है तो वाहियात अम्ल है, किसी कर्म का ही नहीं है, अधिक दुर्बल अम्ल है। अब जैसे आप देखोगे तो एथेनॉल का pKa का वैल्यू लगभग 16 है, बहुत ही बेकार है, बेकार एकदम, क्या पूछो तुम, अब क्या बताएं तुमको। और फिनॉल का देखोगे pKa का वैल्यू तो 10 है, फिनॉल फिर भी उससे ज्यादा है हमारे पास में। क्यों, क्योंकि फिनॉल में जो आयंस है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्सीजन के, वो कार्बन रिंग से डांस करने लग जाते हैं, मतलब अनुनाद करने लग जाता है, तो स्टेबिलिटी आ जाती है हमारे पास में। कार्बनिक यौगिकों में कार्बोक्सिलिक अम्ल सर्वाधिक अम्लीय है, तो आप देखोगे ना कार्बनिक यौगिकों में कार्बोक्सिलिक अम्ल ही एक अम्ल है, यूं समझ लो। अच्छा, बाकी ऐसे ही है सब। अब देखना, फिनॉल एल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होते हैं, ऐसा फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद के कारण स्थायित्व अधिक होने के कारण होता है। तो देखो कौन ज्यादा अम्लीय है, तो फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होते हैं, ये मैंने आपको बताया ही था रीजन। अच्छा, इसमें मैंने बनाया भी है, ओके। वैसे सुनना, ये वाली जो चीज है ना यार, मैं आपको सच्ची बताऊं, ये यहाँ अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊं तो चल जाना चाहिए एक बार के लिए, क्योंकि रीजन ये है कि ये वाला हम लोग एल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़े हैं, है ना। अब तुमको याद नहीं, बात और है, बट अपन पढ़े हैं। तो अब देखो, जैसे मान लो इसका मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, अब मैंने कहा ये यहाँ कूदेगा,
ये यहाँ कूदेगा नेगेटिव चार्ज लेकर के। अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है मान लो, और मान लो इन सभी स्ट्रक्चर्स के लिए हमने H+ को अलग निकाल दिया बाहर कि साहब ये जो H+ है मान लो वो अलग ही निकल गया बाहर हमारे पास में। आप चाहो तो ऐसे मान सकते हो, नहीं तो चाहो तो H+ को बना भी सकते हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य हम यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि यार H+ बाहर निकल गया। तो आप चाहो ना तो H+ को यहाँ साइड में लिख लो कि H+ तो बाहर आ चुका है हमारे पास में। तो क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए, अभी भी 2 यहाँ पे लोन पेयर्स हैं क्योंकि एक हाइड्रोजन का भी आया ना, तो ये नेगेटिव चार्ज है इस पे, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए हैं तो ये नेगेटिव चार्ज इतना भी नहीं है। और फिर ये यहाँ था ही हमारे पास में, और ये यहाँ है ही, तो ये यहाँ जंप करता है, ये यहाँ जंप करता है, तो ये चलता रहेगा। अब यार ये बनाने में बड़ा बोर हो जाता हूँ मैं आजकल, बहुत ज़्यादा बना ली ना। अब ये और फिर यहाँ ये डबल बॉन्ड है, ये 2 लोन पेयर हैं ही यहाँ पर अभी भी। अब इनके बीच में अनुनाद ही चल रहा है, अनुनाद ही चल रहा है। फिर क्या होगा, ये सर आगे कूदेगा, ये फर्दर आगे कूदेगा हमारे पास में, तो यहाँ डबल बॉन्ड देखोगे आप, और यहाँ हमारे पास में, और यहाँ आप इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, राइट। फिर ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड है ही, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से। अब क्या होगा कि ये यहाँ कूदेगा, तो नेक्स्ट में ये यहाँ ऊपर आ जाएंगे, तो ये 3 यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर फिर से इस तरह का। अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, हटा दो भले एक बार के लिए, इन्हीं से ही हमने क्लियर कर दिया। और वो H+ वहाँ बाहर निकला हुआ है, तो क्योंकि अनुनाद है तो अच्छा खासा एल्कोहल में हमारे पास में फिनॉल में स्थायित्व है एल्कोहल की अपेक्षा। एल्कोहल में कहाँ से आप अनुनाद करा लोगे, कोई अनुनाद नहीं होता वहाँ पे, तो ये इसलिए ज़्यादा अच्छा हमारे पास में अम्ल होता है। बाकी इसका लोड नहीं अपने को यहाँ पे। अब सुनना, इन अनुनादी संरचनाओं में ऋणावेश अल्प विद्युत ऋणी कार्बन परमाणुओं पर स्थित होता है। तो जो हमारे पास में अगर हम नेगेटिव चार्ज देखते हैं इन संरचनाओं में, तो जो नेगेटिव चार्ज है तो हम कह रहे हैं अल्प विद्युत ऋणी कार्बन परमाणुओं के ऊपर स्थित होता है, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में ऋणावेश 2 विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणुओं पर विस्थानित होता है। सुनना, ये मैं क्या समझा रहा हूँ, तो हम कह रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ना वो फिनॉल की अपेक्षा और ज़्यादा अच्छा अम्ल है। क्यों, समझना कैसे, बहुत सिंपल है। तो ये कुछ ऐसे है, मैंने कहा लेट्स से RC, और मैं कह रहा हूँ डबल बॉन्ड O और O और H, करेक्ट। तो अब सुनना, मैंने कहा यार इसने क्या किया, इसने क्या किया, हाइड्रोजन डोनेट कर दिया, तो क्या बना हमारे पास में, लेट्स से RC डबल बॉन्ड O, इसके पास में 2 लोन पेयर, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन चला गया तो उसके इलेक्ट्रॉन्स तो इसने रख लिए, देखो समझो, इलेक्ट्रॉन्स तो इसने रख लिए, क्यों, क्योंकि विद्युत ऋणी तत्व है। तो यहाँ पे तो 3 लोन पेयर आ गए, और नेगेटिव का चार्ज भी आ गया, क्योंकि एक लोन पेयर के कारण नेगेटिव चार्ज है इस पे। अब ये हाइड्रोजन मान लो बाहर निकल गया। अब क्या होता है, ये थोड़ा सा मस्ती में आते हैं, मस्ती में आते हैं। जहां तुम ऐसे चार्जेस देखो, इलेक्ट्रॉन्स देखो, कुदाओ उनको, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये बोलेगा यार ऑक्सीजन मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं भूखा नंगा आदमी, तो ये खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। ये खींचेगा तो कार्बन रोएगा, कार्बन को चुप करा नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो अनुनादी संरचना बन जाएगी। अब जहां अनुनाद होने लग गया मतलब वहां स्टेबिलिटी बढ़ गई। जहां अनुनाद, जितना ज्यादा अनुनाद उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब समझो, जितनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी मतलब उतनी ही ज्यादा H+ डोनेट करेगा, तो इसकी H+ डोनेट करने की क्षमता जो है OH से ज्यादा हो गई। उसका रीजन क्या है, ये हमें रीजन ये मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज हम लोग लगा रहे हैं ना यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए मान लो, और यहाँ पर हमारे पास में डबल बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन के बीच में, लेकिन इस पर आप नोटिस करोगे तो प्लस का चार्ज आ जाएगा। फिर ये अनस्टेबल है, तो फिर ये क्या कदम उठाएगा, ये बोलेगा यार मेरे से ऐसे नहीं झेला जा रहा, ये इलेक्ट्रॉन्स वापस त्याग देगा। ये जब वापस त्यागेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स वापस यहाँ पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व ऑक्सीजन के पास में है, तो इसीलिए ये थोड़ा ज्यादा स्थायी है कंपैरेटिवली उसके। हालांकि देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, तो इन चीजों पे दिमाग इतना नहीं लगाना होता। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रिएक्शंस पर दिमाग लगाना होता है, या जैसे कंपैरेटिव जहां पर क्वेश्चंस आते हैं वहां पर, जैसे हमने कहा कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, तो हमसे अगर मान लो क्वेश्चन पूछा भी जाए, ठीक है, तो जैसे हमें कहा गया यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह अनुनादी प्रभाव द्वारा ऋणावेश को विस्थानित करके संयुग्मिक क्षारक को स्थायित्व प्रदान करते हैं, जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता बढ़ती है। आप बोलोगे सर क्या ही है ये पंचायत आपने लिख दी यहाँ पे, समझाओ। तो देखो समझाना है, बहुत सिंपल है। कुछ एक चीजें होती है जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं, या फिर इनको हम लोग
इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह या इलेक्ट्रॉन अपनाने वाले समूह बोलते हैं। तो होता दरअसल क्या है, जैसे मान लो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में लेट्स से ये है हमारे पास में कार्बोक्सिलेट आयन, ये संयुग्मी है। जैसे आपके पास में क्या है, लेट्स से RCOOH है ना, तो आप ये क्योंकि अम्ल है तो आप एक बात समझो, ये H+ निकाल दिया इसने तो बचेगा क्या, RCOO-। अब सुनो, ये जितने ज्यादा स्थायी होंगे या जितना ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब H+ उतना ज्यादा मिल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि देखो समझो यहाँ पे कि संयुग्मी क्षारक को स्थायित्व प्रदान करके, ध्यान दो, संयुग्मी क्षारक को स्थायित्व प्रदान करके, ये हमारा संयुग्मी क्षारक है। जो हमने अम्ल क्षारक की धारणा पढ़ी जो 11th क्लास में, उसके हिसाब से अगर ये हमारा अम्ल है तो अम्ल से बनने वाला ये जो प्रोडक्ट है ये संयुग्मी क्षारक है। क्षारक क्यों है, क्योंकि ये हाइड्रोजन इसको दे दो H+ ले लेगा, तो H+ देने वाला अम्ल होता है लेकिन H+ लेने वाला तो क्षारक होता है ना। तो H+ क्योंकि ये ले रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज अ क्षारक, लेकिन ये कमजोर क्षारक होता है। कीप दिस इन योर माइंड। तो इस संयुग्मी क्षारक को स्थायित्व प्रदान करके, कौन स्थायित्व प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जैसे सपोज करो फ्लोरीन या क्लोरीन, हमारे पास में यहाँ पर आयोडीन मान लो यहाँ जुड़े हुए, तो क्या होगा, ये फ्लोरीन क्लोरीन की आदत क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की आदत होती है। अब देखो सुनो, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है और इस डबल बॉन्ड को अगर मैं एक बार के लिए डिकोड करूं, तोड़ूं, तो ये डबल बॉन्ड घूम रहा है यूं 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 यूं, नेगेटिव चार्ज यहाँ यहाँ है, यहाँ यूं यूं, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 वहाँ यहाँ वहाँ फिरता मैं कहाँ कहाँ कहाँ, ऐसा चल रहा है। तो क्या होता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को देख के बावड़ा हो जाता है, कहता है ये तुम मेरे पास आओ, ये तुम मेरे पास आओ। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है। इससे क्या होता है, यहाँ पर आवेश कम हो जाता है, आवेश कम होते ही प्रबलता बढ़ जाती है, मतलब स्थायित्व बढ़ जाता है। चार्ज कम होता है, चार्ज मतलब डांस करो, चार्ज कम बैठ जाओ, तो ये स्थायी हो जाती है फिर ये चीज हमारे पास में। अब अगर उसी जगह पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ गया है क्या यार, यहाँ पर भी इसको मान लो डोनेटिंग ग्रुप है, ऐसा मान लो, ये ऐसे कैसे बना दिया यार मैंने, ना जी ना, तीर उल्टो है। अगर मेरे को डोनेटिंग ग्रुप बताना है तो फिर तो तीर उल्टा है ना, ये तीर भी उल्टा है, इसको यूं बनाओ, ये सही है। तो क्या हुआ कि डोनेटिंग ग्रुप, अगर आपने इलेक्ट्रॉन दान करने वाली चीज जोड़ दी इसमें मान लो, तो क्या होगा यार, यहाँ पर वैसे भी माइनस है यार, ये मेरे को लग रहा है कि मैंने इसी का ही अनुनादी संरचना बनाई है। एक मिनट देख लेते हैं कॉपी में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ही है यार दोनों तरफ, कोई बात नहीं, वो मैंने इसी के ही आपको उस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए इसको इस तरह से बनवाया है। तो देखो बना देते हैं एक बार अपन जैसा है नीड में, बाकी मैं आपको वो समझा भी देता हूँ जो मैं कंसेप्ट आपको कहना चाह रहा हूँ। तो अगर इलेक्ट्रॉन देने वाली चीज होगी अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी चार्ज है, वो खुश नहीं है, तुम और इलेक्ट्रॉन दे दो उसको तो इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे, चार्ज और बढ़ जाएगा, वो और दुखी हो जाएगा भाई, तो मामला सेट नहीं होगा यार, सेट नहीं होगा मामला। तो कहने का मतलब ये है, ये H इसको दे गया, अब मान लो इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, क्या होगा, कूदेगा, इसके ऊपर 2 लोन पेयर्स तो हैं गरीब के पास, लेकिन चुप बैठता नहीं, एक और चीज़ इसको, तो क्या होता है, दूसरा स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास में, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 3-3 लोन पेयर्स इकट्ठे हो जाते हैं और इसके पास में नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, और फिर आप देखोगे कि भाई साहब यहाँ पे हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, करेक्ट, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे हैं। तो ये तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की बात हुई, तो खींच लेंगे इस इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन्स, उनको अपनी तरफ थोड़ा खींच लेते हैं। तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन दाता समूह संयुग्मी क्षार को अस्थायित्व प्रदान करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा तो ऑलरेडी माइनस चार्ज घूम रहा है वहां पे, और दोगे और अस्थायी करोगे उस चीज को आप, तो ये बात है। तो देखो अपना एक समूह जो अम्लता को बढ़ाते हैं, तो ये जो अपना एक समूह है ना, ये अम्लता को बढ़ाते हैं, ये बहुत बढ़ा रहा है, ये थोड़ा बढ़ा रहा है, उससे कम, ये 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 उससे कम। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, थोड़े बहुत पे क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा देखो चलो नेक्स्ट, भाई साहब ये इसको देख लो, याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, बोर्ड में संभावना पूछ जाने की कम है। तो अम्ल उनकी घटती हुई अम्लता के क्रम में, तो एसिड कौन सा अच्छा है कौन सा वीक है उस क्रम में, तो सबसे अच्छा एसिड मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये होता है हमारे पास में, क्योंकि 3-3 फ्लोरीन ग्रुप है तो तीनों के तीनों खींच लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तो उसका स्थायित्व, उसके संयुग्मी क्षार का स्थायित्व काफी ज्यादा हो जाता है, और वही चीज वही लॉजिक सब पे लगता है इन पे। अब जैसे ये जो चीज है CH2 CH3, ये तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, समझो इस बात को। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या कंसेप्ट है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेट से हमने जोड़ा, ये C डबल बॉन्ड O और ये COH है हमारे पास में, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, करेक्ट। तो ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अब यहाँ पे अगर H+ चला गया
तो ये माइनस चार्ज पे और चार्ज आ जाएगा। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे हमारे पास में डोनेटिंग ग्रुप के, जैसे CH3 है हमारे पास में, लेट्स से CH2CH3 है हमारे पास में, इस तरह के ग्रुप्स हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आप समझ रहे हैं। ये देखो, कार्बोक्सिलिक समूह पर फेनिल अथवा वाइनिल समूह के सीधे संयुक्त होने से संगत कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता बढ़ जाती है। तो हम कह रहे हैं कि यार अगर ये वाइनिल समूह हमारे पास में सीधा जुड़ा हुआ है, या फिर हम लोग कह रहे हैं कि फेनिल समूह अगर हमारे पास में सीधा जुड़ा हुआ है, तो हम कह रहे हैं अम्लता जो है इसकी थोड़ी बढ़ जाती है। सीधे अगर ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं तो इनकी अम्लता थोड़ी सी बढ़ जाती है स्टूडेंट्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस। इसके पीछे रीजन क्या होता है? अनुनाद। अनुनाद कैसे? क्योंकि अनुनाद जितना ज्यादा होगा स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। तो देखो रीजन कुछ ऐसा हो जाता है इसके पास हमारे पास में कि यार देखो यहाँ पे हमारे पास में इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अनुनाद अगर करते हैं मान लो, तो अगर मान लीजिए ये चार्ज यहाँ शिफ्ट होता है तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर मान लीजिए यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ 3 हमारे पास में लोन पेयर्स आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन पर थोड़ा हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि देखो इसके हमारे पास में 1 2 3 4 किस पे आएगा हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन है हमारे पास में इसमें, उसके डबल बॉन्ड यहाँ था, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज की भी जरूरत नहीं है, गेटिंग दिस, यहाँ नहीं आएगा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ आप इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड्स हैं हमारे पास में, लेकिन हाँ फिर फर्दर क्या होगा, ये यहाँ जाएंगे तो ये अगेन हमारे पास में जंप कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, बहुत ज़्यादा हमारे पास में क्या होता रहता है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल में हमारे पास में अब देखो अनुनाद होता रहता है। तो अनुनाद होता है इसीलिए ये भी थोड़े से ज़्यादा अच्छी तरह से स्टेबल हो जाते हैं, ऐसा। अब देखिए आगे बढ़े हमारे पास में स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास में टॉपिक, ये हमको कुछ इनकी वैल्यूज दे रखी है, ये कंपैरेटिवली मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कंपेयर करो कौन ज़्यादा अम्लीय है। बहुत सिंपल है, देखो कैसे, ये हमारे पास में OCH3 है हमारे पास में, तो आप देखोगे pKa की वैल्यू इसकी क्या है, pKa की वैल्यू 4.46 है, यहाँ पर pKa की वैल्यू कम है। अब मैंने आपको बताया था pKa की वैल्यू जितनी कम होती है उतना ही अच्छा अम्ल हमारा होगा, Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छा अम्ल होगा। तो pKa की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो pKa की वैल्यू सबसे कम इसकी है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी तरफ, खींच रहा है तो इसमें से H+ निकलने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा उसकी स्थायित्व ज्यादा होगा, समझे इस बात को। तो ये अच्छा अम्ल हो गया हमारे पास में। इसकी बात करोगे बीच में फंस गया, इसके पास ना तो कोई अम्ल खींचने वाला इलेक्ट्रॉन ना कोई देने वाला है, लेकिन यहाँ पंगा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है OCH3 हमारे पास में, तो इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, वैसे ही वहां पे यार H+ जाने के बाद बढ़ेगी। तुम इसका कॉन्जुगेट बेस बना के समझो, ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसमें से H+ निकाल दो। अब समझो कि यार इसको स्टेबिलिटी चाहिए CO- को, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन और देगा माइनस को तो गड़बड़ है, तो फिर इतना अच्छा अम्ल नहीं है वो, इतना स्टेबल नहीं है वो फिर और वो H को पकड़ लेगा ना, अगर इतना रिएक्टिव ही हो जाएगा तो H को पकड़ लेगा। तो यहाँ पे अच्छा अम्ल कौन सा है, ये अच्छा अम्ल है, ये फिर और कम अच्छा अम्ल होगा, करेक्ट। नेक्स्ट देखो, COH आबंध विदलन संबंधी अभिक्रिया। तो अभी तक अपन ने O और H के बीच का आबंध तोड़ा, अब हम C और OH को तोड़ रहे हैं, C और O के बीच का आबंध तोड़ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला नहीं। तो इसमें पहला बोला एनहाइड्राइड का विरचन, तो एनहाइड्राइड बनाएंगे, बहुत सिंपल है यार, कैसे बनाओगे, तो एनहाइड्राइड जब भी बनाते हैं ये बॉन्ड तोड़ते हैं अपन, टिंग 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 टिंग। अब सुनना, ध्यान सुनना, एनहाइड्राइड बनाते समय हमें पानी बाहर निकलना, एनहाइड्राइड का मतलब ही यही होता है। तो एक में से तो OH बाहर निकालना होता है और एक में से H बाहर निकालना, बहुत सिंपल है। तो हमने यहाँ पे P2O5 लेना है या फिर H+ लेना है, ये चीजें लेनी है। तो H+ या P2O5 और गर्मा गर्म कचौरी समोसे करो। तो देखो क्या हुआ, एनहाइड्राइड बन गया CH3CO, और यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो इसके O से जोड़ दिया, और ये COCH3 और पानी बाहर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखो एस्टरिफिकेशन, इसको हम लोग एल्कोहल फिनॉल ईथल वाले चैप्टर में समझते हैं अच्छे से। तो बोला कि एस्टर बनाने की अभिक्रिया, एस्टर किसके में काम आता है, परफ्यूम बनाने में, परफ्यूम। तो क्या एस्टर क्या होता है, RCOR, क्या होता है स्टूडेंट्स, RCOOR, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। एल्कोहल ले लिया आपने, एल्कोहल यहाँ पे, और यहाँ पर आपने क्या ले लिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया, बहुत सिंपल है। क्या होगा, ये टूटेगा फॉट। अब आपको बनाना क्या है, RCOOR बनाना, राइट। तो यहाँ क्या करो, आप इसको तोड़ दो, तो R-OH हमारे पास में है, और ओ छपड़गंजू। तो एल्कोहल अथवा फिनॉल हमको लेने को बोला है,
ठीक है, ये चीज राइट, अल्कोहल अथवा फिनॉल, ठीक है। तो हमें RCOOR हमें बनते हुए देखना है। तो देखो कैसे होता है, कैसे होता है। हाँ बहुत सिंपल है जी, बहुत सिंपल है। ये OR यहाँ से नहीं टूटेगा, यहाँ से H अलग होगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, H प्लस डाला अपन ने यहाँ पे, तो RCOOR, OOR डैश मिल गया हमको, RCOOR, मतलब यहाँ से OR मान लो ये जुड़ गया, यहाँ से OH निकल गया और यहाँ से H निकल गया, तो पानी बन के बाहर आ गया। इसका मैकेनिज्म भी दे रखा है अपनी सिलेबस में, अपन ने किया भी था उसको जब चैप्टर को समझा था। तो अभी मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, अभी अपन सीधा आगे बढ़ रहे हैं कि H प्लस किस तरह से रिएक्शन इनिशिएट करवाता है, फिर कब ROH का रोल यहाँ पर आता है और किस तरह से रिएक्शन जो है पूरी होती है। बट सिंपल में एल्को, आप तो एस्टर बनाओ और यहाँ पर H2O बाहर निकाल दो। और समझने वाली बात है कि COH बंध का विदलन है, तो इस बॉन्ड का विदलन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, PCl3 PCl5 SOCl2 के साथ में रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, खास करके मैं कहूंगा SOCl2 वाली। क्यों, अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो PCl3 PCl5 RCOH, और अगर PCl3 ले रहे हो ना तो मेन प्रोडक्ट तो सेम बनता है, बाकी प्रोडक्ट्स में फर्क होता है, मेन प्रोडक्ट सेम बनता है। मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड O और फिर C पे Cl जुड़ा हुआ, तो देखो क्या बनेगा RCOCl। ये क्या होता है हमारे पास में, एसिल क्लोराइड बोलते हैं अपन इसको, एसिल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड। और POCl3 और HCl यहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, POCl3 और HCl यहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। सिमिलरली जब आप इसको PCl3 के साथ में लोगे ना तो भी सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, मेन प्रोडक्ट सेम है COCl, बस इसके 3 बन रहे हैं यौगिक और इसके हमारे पास में एक ही अणु बन रहा है, इसके 3 बन रहे हैं। यहाँ पे हमको इसके लेने भी 3 अणु पड़ रहे हैं, मिल भी 3 अणु रहे हैं, और H3PO3 यहाँ पर डिफरेंट चीज बन रही है। इसकी, इस अम्ल की बनाने का मेथड भी हो सकता है जो हमने पी ब्लॉक में पढ़ा था, ये वाला। तीसरी रिएक्शन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप एसिल क्लोराइड बना रहे हो, एसिल क्लोराइड के फॉर्मेशन की रिएक्शन है ये। तो तीसरी में भी मेन प्रोडक्ट तो सेम है, RCOCl, राइट, RCOCl। बट प्रॉब्लम, मतलब मस्त बात यह है कि ये शुद्ध पदार्थ मिलता है हमको। क्यों, क्योंकि SO2 जो बनता है बाय प्रोडक्ट गैस के फॉर्म में है, निकल जाता है। HCl जो बनता है गैस के फॉर्म में है, उड़ के निकल जाता है। तो जो चीज बचती है हमारे पास में एज ए लिक्विड वो प्योर होती है, वो शुद्ध अवस्था में हमको मिल जाती है। इसमें तो ये भी मिक्स होगा, ये तीनों ही मिक्स होंगे, अलग करने पड़ेंगे, फिर इसमें सीधा मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास में हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो कौन सी हमारे पास में, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, बहुत सिंपल है। क्या करोगे यार, यहाँ पे C और O के बीच का बॉन्ड तोड़ दोगे, राइट। तो OH यहाँ से बाहर निकलेगा हमारे पास में और ये अमोनिया अपने पास में। तो हमने कहा कि बहुत सिंपल है, देखो सुनो कैसे होगा। तो यहाँ पर बन रहा है हमारे पास में CH3CO-। अब सुनना, तो देखो अब बहुत सिंपल है। अब क्या करना है आपको इसमें, देखो बहुत सिंपल कि यार यहाँ पर हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, राइट, और यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीजन मिल सकता है हमको। तो इसको गर्म करेंगे ना जैसे हम, तो पानी बाहर आ जाएगा यहाँ पे। तो पानी बाहर निकलेगा तो H2 बाहर आ गया। तो अब बनेगा क्या हमारे पास में, CH3CO एमाइड। एमाइड कैसे होता है समझो इस बात को, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O और ये N और H2 है हमारे पास में यहाँ पर, तो ये H2 NH2, तो ये ग्रुप है हमारे पास में अमाइड। तो ये एमाइड बनाने की प्रिपरेशन भी हो गई, एमाइड की प्रिपरेशन का मेथड भी हो गया। चलो देखो और एग्जांपल दे रखा है अपने को कि NH3 है और यहाँ पर ये चीज़ है। और पता है इसको डायरेक्ट भी आप लोग याद में रख सकते हो। कैसे, हमारे पास में जैसे मान लो हाइड्रोजन यहाँ से निकाला, हाइड्रोजन यहाँ से निकाला, तो 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए, एक ऑक्सीजन निकाल दिया यहाँ से बाहर, NH2 को यहाँ जोड़ दिया। मतलब आप यूँ याद कर लो, एक H यहाँ से निकाला, 2 OH यहाँ से निकाला, H2 और NH2 यहाँ जोड़ दिया ला करके, सेम चीज़। यहाँ पे क्या किया, OH निकाला, H निकाला, H2 NH2 यहाँ पे लाके जोड़ दिया, तो ये हमारे पास में बेंजेमाइड मिल जाएगा, राइट, अमोनियम बेंजोएट, सॉरी अमोनियम बेंजोएट है। फिर आगे इसमें से पानी निकाल करके बताया अपन ने बेंजामाइड, तो यहाँ मिल गया CONH2। सीधा भी लिख सकते हो चाहो तो, एक स्टेप बीच में डाल के पानी निकाल करके भी लिख सकते हो। आई होप समझ में आया होगा, सिंपल सी रिएक्शन है हमारे पास में। अब देखो थैलिक अम्ल वाली रिएक्शन है, काफी फेमस रिएक्शन है ये वाली, अपन ने एमीन वाले चैप्टर में भी काम में लिया था। तो देखो बहुत सिंपल है कि क्या होगा यहाँ पे, OH OH H H 2 लिए हैं देखो अपन ने, एक H यहाँ, एक H यहाँ, 2 पानी बाहर, NH2 यहाँ, NH2 यहाँ, खत्म। तो क्या हो गया, NH4+ तोड़ के बताया अपन ने, तो मतलब लिख करके बताया है, अमोनियम थैलेट लिख करके बताया है। अब इसमें से पानी निकाल रहे हैं हम लोग, तो NH2 यहाँ, NH2 यहाँ, इसको बोलते हैं थैलेमाइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, थैलेमाइड। फिर से बोलो मेरे पीछे, थैलेमाइड। अब देखो इसके आगे भी फर्दर रिएक्शन है कि अपन ने क्या किया यहाँ पे, सॉरी हाँ यही लिख दिया है मैंने, कि इसको और ज्यादा ताप किया, हिट दिया और अपन ने, और अमोनिया बाहर निकाल दिया यहाँ पर अपन ने।
कैसे? थैली का मुंह बंद कर दिया कि यहां पर हमने कहा H2 यहां से बाहर निकाल दिया, H यहां से बाहर निकाल दिया और एक N भी बाहर निकाल दिया, तो NH3 बन गया हमारे पास में। जो नाइट्रोजन बचा ना उसको इसी से हमने जोड़ दिया कार्बन से, NH से, तो 3 बॉन्ड इसके भी पूरे हो गए और इसको थैलीमाइड बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? थैलीमाइड। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे पास में। अब इसके बाद में हमारे पास में कार्बोक्सिल समूह संबंधी अभिक्रियाएं हैं। तो कार्बोक्सिल समूह संबंधी अभिक्रियाएं, जैसे पहला हमने कहा अपचयन, तो बहुत सिंपल है। दो हमारे पास में शानदार अपचायक हैं, एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और दूसरा है हमारे पास में डाइबोरेन। डाइबोरेन के बारे में 11th में आता है, 11th क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में अपन पढ़ते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। तो हम कह रहे हैं इसके द्वारा, इन दोनों चीजों के द्वारा हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का किसमें 1 डिग्री एल्कोहलों में अपचयित उसको कर देते हैं। तो अपचयित करेंगे तो एल्कोहल बन जाएगा हमारे पास में, राइट। और ये प्रबल अपचायक है हमारे पास में, दोनों चीजें प्रबल अपचायक है। जैसे आप देखोगे ना B2H6, एस्टर, NO2X आदि जैसे प्रकारात्मक समूहों को आसानी से अपचित नहीं कर सकता। बोरेन जो है ना वो स्पेसिफिकली यहाँ हम काम में ले पा रहे हैं, बाकी जगहों पर हम उसको काम में नहीं ले सकते इतना आसानी से, तो ध्यान देना। तो यहाँ तो आपको ये चीज लेनी है या फिर डाइबोरेन लेना है, ध्यान दो। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं H4 यहाँ आएगा तो ये ईथर के साथ में लेते हैं, और यहाँ फिर B2H6 हमें लेना है। तो आपने RCOH लिया, इसको सीधा ही क्या कर दो, एल्कोहल में कन्वर्ट कर दो। आप बीच वाले डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को रवाना कर दो और यहाँ पे OH बना दो, हाइड्रोजन डाल दो, ऑक्सीजन निकाल दो एक और हाइड्रोजन डाल के CH2OH कर दो, इसको बहुत सिंपल है। और फिर इसको सेकंड स्टेप में हमको कायदे से मतलब ये चीज लेनी होती है, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस भी कराना होता है, जलीय अपघटन भी कराना होता है। अब अगला है विकार्बोक्सिलन, मतलब बहुत सिंपल है, डी मतलब होता है निकालना और कार्बोक्सी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हम इसमें से बाहर निकालेंगे। तो देखो बहुत सिंपल है, ये CO2 ही खत्म हो जाएगा, CO2 को ही बाहर निकाल देंगे अपन, सीधा RH बन जाएगा। NA वैसे रिएक्शन कराए, देखो क्या हुआ, RCONA बना, ये पता ही अपने को। फिर क्या किया हमने, इसमें से अपन को बाहर निकालना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं इसको, मैंने लिखा हुआ है यार, सोडा लाइम। NaOH और CaO का जो कॉम्बिनेशन होता है ये कहलाता है सोडा लाइम। सोडा Na को सोडियम होता है ना, क्योंकि सोडा बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं इसको। तो इसकी जब रिएक्शन कराते हैं ना तो RH हो जाता है हमारे पास में, RH और CO2 बाहर है, देखो तो CO2 बाहर ही आ गया और वो जुड़ करके उसने Na2CO3 कुछ कंपाउंड हमको बना करके दे दिया हीट करने पर। जैसे रिएक्शन है, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में एग्जाम्पल है, CH3COH लिया हमने, NaOH से रिएक्शन कराई, तो सबसे पहले तो क्या बनेगा हमारे पास, CH3CONA और H2 बाहर मान लो हमारे पास में, तो ये चीज़ बन गई। अब इसको उठाओ, आप क्या करो, सोडा लाइम के साथ में गर्म करो इसको अच्छे से। तो ये इसको देखो सोडा लाइम बोला है और सोडा लाइम 3:1 में है ये चीज़। तो अब बहुत सिंपल है, क्या बनेगा, CH3 और H एक आ जाएगा, CH4 बन जाएगा हमारे पास में, और CO2 रवाना हो गया और Na भी रवाना हुआ ही है, तो वो Na2CO3 बना लेते हैं। CH4 हमें यहाँ पर मीथेन बन करके मिल जाता है। तो थोड़ा अलग अलग तरह की रिएक्शन को ध्यान देना पड़ेगा कि यार बीच में क्या लिखा है उसके हिसाब से रिएक्शन होगी, उसके हिसाब से रिएक्शन होती है। अच्छा नेक्स्ट देखोगे यहाँ पर आप लोग, तो कोल्बे विद्युत अपघटन, ये आई गेस लास्ट रिएक्शन है, नहीं एक हमारे पास में लास्ट है, सेकंड लास्ट रिएक्शन है, बहुत सिंपल है। तो विद्युत अपघटन में भी यही हो रहा है हमारे पास में। तो देखो क्या है, CH3CONA और इसका विद्युत अपघटन करा रहे हैं, कोल्बे नाम के वैज्ञानिक ने हमको करवाने की सलाह दी थी। तो ये हमने क्या लिया है यहाँ पर, CH3CONA सोडियम एसिटेट हमने लिया है यहाँ पर, बहुत सिंपल है। तो क्या करना है, H2 तोड़ोगे वापस वही। तो लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा ना विकार्बोक्सिलन में, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। और हमारे पास में आप नोटिस करोगे ना क्या मिल रहा है, इथेन मिल रहा है। तो इसमें भी हमने क्या किया कि हमने सुनना, ध्यान सुनना, कि CO2 को ही बाहर निकाला है, देखो CO2 को बाहर निकाला है, लेकिन इसमें होता क्या है, दो हमने ये लिए हैं CH3 और दोनों CH3 आपस में जुड़ जाते हैं। अब ये समझ में कब आता है, जब अपन इसका मैकेनिज्म समझते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म अभी हम यहाँ नहीं देख रहे, जब हमने डिटेल में चैप्टर पढ़ा था तो हमने समझा था कि उसमें किस तरह से मेथिल जो है हमारे पास मुक्त मूलक के रूप में बनते हैं, मेथिल समूह, दो मेथिल ग्रुप, तो वो दोनों जुड़ते हैं जब एथेन बन जाता है हमारे पास, वेरी सिंपल। तो एथेन हमारे पास में अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, और ये NaOH हमारे पास में अलग, और H2 गैस हमारे पास में अलग है। तो विद्युत अपघटन, तो कोल्बे विद्युत अपघटन में ये होता है, ये आप लोग ध्यान रखें एक वाली बात, ये थोड़ा अलग तरह की रिएक्शन हमारे पास में हो जाती है। और लास्ट फिर आप यहाँ पर एक देखेंगे, ये हाइड्रोकार्बन भाग में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हाइड्रोकार्बन भाग में मतलब COH में कुछ नहीं होगा, उसके पड़ोस वाले अल्फा कार्बन पर अपन देखेंगे कि कुछ हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हेल्फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। HVZ 3 वैज्ञानिकों ने बताई थी ये मिलकर के, हेल्वोलार्ड जेलेंस्की ऐसा कुछ करके। तो इन
ये एग्जाम में बहुत पूछी गई है नाम से, तो इसलिए आपको आनी चाहिए। तो देखो क्या है, X2 लेते हैं इसमें, X2 इसमें क्लोरीन ब्रोमीन लेते हैं गेस, और लाल फॉस्फोरस के साथ में कराते हैं। फॉस्फोरस 3 होता है, लाल सफेद काला अपन ने पढ़ा है, और H2 फिर उसका जलीय अपघटन कराते हैं। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, सिंपल में आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर देखो सुनो, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। इंटरेस्टिंग बात है, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और X जुड़ेगा। तो देखो यहां से हाइड्रोजन निकला और यहां पर X जुड़ गया, हमारे पास में X क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है यहाँ पे। तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है। ये अल्फा कार्बन है, क्योंकि ये वाला अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास में बनता है इसमें एज ए प्रोडक्ट। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे सब जने। और एक है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, तो इनमें अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में वलय प्रतिस्थापन वाली है, मतलब क्या है, मेटा निर्देशी समूह होते हैं। बस आप ये ध्यान रखो क्या है सीन, कि ये जब रिएक्शन होगी ना, तो ये जो ग्रुप है हमारे पास में, ये सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड गलती से बन गया है यहाँ पे, ये जो ग्रुप है ना हमारे पास में, ये मेटा निर्देशी है। क्यों? क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ये इसको डीएक्टिवेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पे इधर और इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अगर अनुनाद करके आप बना के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी वाली बात। तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ऑर्थो और पैरा पर। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन रागी आएगा जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो ऑर्थो और पैरा पर क्यों आएगा, फिर वो मेटा पर आएगा। तो यहाँ पर ऐसी चीज आकर के जुड़ती है जैसे ब्रोमीन, तो वो मेटा पर आकर के जुड़ती है। या फिर अगर जैसे नाइट्रो समूह हम लोग यहाँ पर जोड़ें, जैसे HNO3 और H2SO4 जोड़े, तो NO2 समूह भी कहाँ पर आकर जुड़ेगा, मेटा जगह पर आकर के जुड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम में ये चीज सीधा लिख के देता है Fe, और ये Br3 यहाँ मान लो Cl2 लिख करके दे दिया आपको उसने, तो फिर क्लोरीन वहां पर जोड़ना होगा या फिर ब्रोमीन हमें वहां पर जोड़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इनके नाम थे, ये था अपना आज का एक और ज़बरदस्त शानदार जिंदाबाद लेक्चर। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। यार एप्लीकेशन को शेयर करें, आप लर्न एंड शेयर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को शेयर करें, और इसी तरह से हम लगे रहेंगे और अगले साल तक और शानदार 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 कंटेंट बनाते रहेंगे। तो आपको अगर अच्छे लगते हैं वीडियोज़, यार लाइक करा करो, कमेंट करके हमको बताया करो, और कोई डिमांड होती है तो कमेंट करके बताया करो, कॉल करके बताया करो। हमें अच्छा लगता है, हमें उसी से मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं आपसे और वीडियोज़ में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार के लिए, कि 10 लाख की फैमिली हो गई है, अब और भी बड़ी हो रही है, तो और भी लोग जुड़ेंगे, उनको भी फ़ायदा मिलेगा, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बाय बाय, टेक केयर।